प्रस्तुतकर्ता 50 वर्षों से देश के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड न्यूट्रेला, महाकोश, रुचि गोल्ड, सनरिच। प्रायोजक गजब की खुशबू, गजब का स्वाद जो हमेशा रहे याद, MDH का सब्जी मसाला और मैदा ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में दबाव बढ़ने से निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 100 अंक फिसला। सेंसेक्स भी सपाट। IT, मेटल और FMCG शेयरों में मिला सपोर्ट। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत। डाउ फ्यूचर्स में 100 अंकों से ज्यादा की तेजी। यूरोपीय बाजारों में भी 1% तक का उछाल। SPL मिड कैप स्टॉक्स में आज भी शानदार तेजी। आंध्रा शुगर में 3%, जबकि बायोकॉन और गोदरेज प्रॉपर्टीज में 1.5% तक की तेजी। IOL केमिकल्स का शेयर 8% तक भागा। मैनेजमेंट ने न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में नए प्रोडक्ट्स को लेकर अच्छी ग्रोथ की जताई उम्मीद। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इंजेक्शन को मंजूरी मिलने से बायोकॉन के शेयर में 1% की तेजी। इमरजेंसी की स्थिति में होगा इंजेक्शन का सीमित इस्तेमाल। मुनाफे में 6 गुने के उछाल के बावजूद सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया शुरुआती बढ़त गंवाकर लाल निशान में। मुनाफे में 85% गिरावट के चलते 4% फिसला डीमार्ट का शेयर। यस बैंक 14% की भारी गिरावट के साथ दिन के निचले स्तरों पर। अनिल सिंघवी ने डिलीवरी बेचकर FPO में पैसे लगाने की दी सलाह। रोजारी बायोटेक का IPO पहले दिन अब तक 21% तक भरा। प्राइस बैंड 423 से 425 रुपीस पर शेयर पर तय। अनिल सिंघवी ने छोटी लिस्टिंग गेन और मध्यम अवधि के लिए निवेश की दी है सलाह। कोरोना की वैक्सीन को लेकर रूस को मिली सफलता। सेचनोव यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले ह्यूमन ट्रायल पूरा करने का किया दावा। कल रिकॉर्ड 29,000 समेत भारत में पिछले 3 दिनों में आए 85,000 नए मामले। मरीजों की संख्या 9.25 लाख और मरने वालों की संख्या 23,000 के पार। और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली की सेहत में सुधार। वहीं 26 स्टाफ का कोरोना टेस्ट निकला नेगेटिव। बाजार ने हफ्ते की शुरुआत बड़े एक्शन के साथ की है, जहां मजबूत शुरुआत होने के बाद शानदार मुनाफा वसूली आते हुए दिख रही है। अब आखिरी 1.5 घंटे कुछ और फिसलेंगे या फिर होंगे रिकवर? क्लोजिंग किन लेवल्स पर होगी और क्या करें आप कल की तैयारी, इस पर रहेगा हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि इस बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इस वॉलेटाइल मूव्स पर आपको किस तरह अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और कौन से स्टॉक्स पर रहेगा फोकस। तो सर, सबसे पहले तो बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। दीप, देखिए बिल्कुल बाजार में आज थोड़ा वोलेटाइल ट्रेड होता हुआ दिखा है। मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आई है और थोड़े फिसलते हुए दिखे। दिन के निचले स्तरों की तरफ इस वक्त बाजार आपको नजर आएंगे और खासतौर से बैंक निफ्टी 22,000 के बेहद अहम आंकड़े के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और दबाव यहीं से बनता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं 300 अंक नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। FMCG, मेटल और IT शेयरों में अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी ये बाजार को थामने में थोड़े कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। यस बैंक यहाँ पर तेज गिरावट होती हुई नजर आ रही है। 14-15% नीचे FPO का ऐलान हो चुका है और हमारा कहना ये था कि यहाँ पर आप एक बार डिलीवरी बेच दें, आपको नीचे की तरफ मौके मिलेंगे। तो FPO के पहले यहाँ पर यस बैंक कमजोर होता हुआ दिख रहा है। हाँ, यूरोप के बाजार मजबूत है, 1% ऊपर है, 85-90 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं भी ग्लोबल मार्केट से कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं है। जो कुछ है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वो आपके यहाँ अपने बाजारों में, हमारे बाजारों में नजर आएगी। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और आज सुबह हमने देखा इतनी मजबूत शुरुआत हुई। ग्लोबल क्यूज भी मजबूत हैं सर, सपोर्ट तो वहां से आ ही रहा है। और
इस बीच जो चाल आई है स्पेशली बैंक निफ्टी की, उसको कैसे रीड करें सर? क्योंकि निफ्टी तो होल्ड आउट कर रहा है, पर अब 2 दिनों में हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी लगभग 1000 अंक गवा चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, आज बैंक निफ्टी की गिरावट की वजह शायद कल जो वीकेंड पर आरबीआई गवर्नर साहब ने जो स्पीच दी थी, उस स्पीच में उनका ये कहना था कि आगे चलते हुए एनपीए बढ़ सकते हैं, हो सकता है जिस तरह के हालात है उसको देखते हुए मॉरिटोरियम एक्सटेंड करना पड़े। मेरे ख्याल से उन बातों की वजह से थोड़ा सा बाजार में बैंकिंग शेयरों को लेकर मूड बिगड़ा है और आज वहीं से लीडरशिप आती हुई दिखी। इसलिए आप देखिए, जहां बैंक निफ्टी खुला 22,650 के आसपास और वहीं से लगातार फिसलता हुआ नजर आया है। लेकिन दोनों ही इंडेक्स, चाहे वो बैंक निफ्टी देखें चाहे निफ्टी देखें, अपने अहम लेवल के आसपास से करेक्ट करते हुए दिखे। देखिए, आपको याद होगा हम यही कह रहे थे कि 10,900 से 10,975 परफेक्ट शॉर्ट जोन है और वहां पर शॉर्ट का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो 10,894 900 के बेहद करीब पहुंचा निफ्टी, वहीं से करेक्ट हुआ। बैंक निफ्टी के लिए 22,650 22,850 परफेक्ट रेंज थी जहां पर ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। एग्जैक्टली उन्हीं लेवल से आई है। लेकिन अब एक चीज और बताना चाहता हूं, पहली चीज तो है कि निफ्टी अभी भी कमजोर नहीं है। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि निफ्टी कमजोर है। 11,000 के लेवल के नजदीक आकर आपको इतना 150 पॉइंट का करेक्शन तो देखना पड़ेगा। 100-150 पॉइंट का करेक्शन ना देख रहे आप ये सोचिए कि हम सिर्फ एक ही दिशा में ऊपर बढ़ते जाए, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। और उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो कल जो शुक्रवार के जो डेटा थे एफआईज के और घरेलू फंड के, जिसकी हम सुबह बात कर रहे थे कि ये वो डेटा हैं जो आपको ऊपरी स्तरों पर परेशान करेंगे, वॉलेटाइल करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग दिखाएंगे। एग्जैक्टली इन डेटा की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इवन बैंक निफ्टी भी 1000 पॉइंट का करेक्शन देने के बाद एग्जैक्टली अपने सपोर्ट लेवल पर है। 21,900 22,000 ये बहुत बेहतरीन सपोर्ट लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी है। तो मेरा ये समझना है कि हम बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं और अगर बैंक निफ्टी को ताकत दिखानी है और रिकवर होना, तो रिकवर होने के लिए ये लेवल एकदम परफेक्ट है। तो यहां से हो सकता है बैंक निफ्टी और आपको वापस थोड़ी रिकवरी देने की कोशिश करे, जो कि 22,200 22,300 तक की हो सकती है। उसके बाद देखेंगे ताकत है या नहीं। तो मेरा ये समझना है अब बैंक निफ्टी के लिए 21,900 22,300 इस रेंज पर आपको फोकस करना चाहिए। देखते हैं वहां से, अगर अनलेस के डाउ फ्यूचर्स आपको कमजोर होने के संकेत दे तब तो अलग बात है। अगर डाउ फ्यूचर्स आपको कमजोर होने के संकेत नहीं देता तो 21,900 22,000 ये सपोर्ट लेवल है। मैं ये भी कहूंगा कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स की आखिरी उम्मीद है ये 21,900 22,000। अगर इसे होल्ड किया तो ठीक, अगर इसे होल्ड नहीं किया तो फिर मामला मुश्किल हो सकता है। तो मुझे लगता है सपोर्ट जोन के आसपास आपका बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। देखते हैं आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ होता है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और जैसे आप बैंक निफ्टी के बारे में बता रहे थे और ग्लोबल क्यूज का आपने मेंशन किया सर, डाउ फ्यूचर्स में भी अब हमने देखा है कि थोड़ी बिकवाली का प्रेशर आया। अभी भी 50 अंक ऊपर है, पर थोड़ी देर पहले लगभग 150 अंक ऊपर थे, तो वहां से भी थोड़ा बिकवाली का प्रेशर जरूर आया। पर ग्लोबल क्यूज आज अच्छे रहे, बैंक्स में हमने वीकनेस देखी है। कुछ ही देर में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जानेंगे उनसे किन स्टॉक्स पर एक्शन रहेगा और कहां पर आपको फोकस करना चाहिए। पर उससे पहले आपको बता देते हैं कि खबरों के दम पर आज मार्केट्स के खुलने के बाद कौन से स्टॉक्स फोकस में है और साथ ही कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। मानसी और पूजा हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आने वाले दिनों के लिए कौन से इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज से लेकर 15 जुलाई तक रोसारी बायोटेक का आईपीओ मेजर इवेंट है। आज ये खुला है, 15 जुलाई तक ये खुला रहेगा। इसके अलावा एलआईसी के आईपीओ के लिए बोली जमा कराने की आखिरी तारीख आज है। सरकार ने एलआईसी आईपीओ के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर के लिए बोलियां मंगवाई हैं। विप्रो की एजेएम आज होने जा रही है। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी आज है। जून सीपीआई के आंकड़े आज शाम तक हमारे सामने होंगे। अनुमान है 5.8% से 5.3% पर रह सकते हैं। इसके अलावा कल नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में विप्रो के पहली तिमाही Q1 FY21 के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही वायदा बाजार में सेंचुरी टेक्सटाइल और माइंडट्री के भी पहली तिमाही के नतीजे आते हुए हम देखेंगे। जून WPI के आंकड़े कल आएंगे। साथ ही एजीएम, एसबीआई और माइंडट्री दोनों ही कंपनियों की कल होने जा रही है। भारत बॉन्ड ETF का दूसरा चरण कल खुलेगा। सरकार का 14,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य है और ऑफर पीरियड 14 से 17 तक रहेगा। बुधवार के दिन निफ्टी स्पेस में इन्फोसिस के पहली तिमाही के नतीजे आते दिखेंगे। वायदा बाजार में बंधन बैंक और फेडरल बैंक के नंबर्स फर्स्ट क्वार्टर Q1 FY21 के आते दिखेंगे। 15 जुलाई तक ही विदेशी उड़ानें शुरू होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस खबर पर अपडेट अगर कुछ होगा तो हम बताते रहेंगे। रिलायंस की एजीएम इस दिन होगी। बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पर फैसला आना है। साथ ही रोसारी बायोटेक का आईपीओ बंद होने जा रहा है और येस बैंक का 15,000 करोड़ रुपए का FPO 15 जुलाई के दिन खुलेगा। ओके,
तो ये हैं वो तमाम इवेंट्स जिस पर आपको नज़र रखनी है और इन पर रहेगा आपके लिए भरपूर एक्शन भी। आइए थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे खबरों वाले शेयर भी, जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन दिखने वाला है और ये खबरें आई हैं बाजार खुलने के बाद। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार वसीम साहब का करते हैं स्वागत शो की शुरुआत में। आइए वसीम साहब से लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। वसीम साहब स्वागत है आपका। पहले तो बताएं सर अपडेट और उसके बाद मैं आपसे लेता हूं आपकी बेहतरीन पिक्स। जी सर। हाँ सर, अपडेट ये है कि बीपीसीएल आपको बीटीएसटी में दिया था, वो 385-86 में दिया, 376 में दिया था, वो बुक कीजिए। और उसके सामने दो शॉर्ट कॉल दी थी आपको, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों 4% नीचे हैं फ्रॉम देयर प्राइस। 3325 पे दिया था बजाज फाइनेंस, वो 3216 हो गया, बुक कीजिए। और बजाज फिनसर्व दिया था 6540 पे, वो भी हो गया 6400, 6392 बिक गया। तो बुक कीजिए प्रॉफिट जहाँ शॉर्ट का। तो आपको अब समझ आया, हेज करने का मतलब ये नहीं होता कि हम लॉन्ग और शॉर्ट हैं, लेकिन डेरिवेटिव में मार्केट में अपने आप को वॉलेटिलिटी से बचाने के लिए हमें करना पड़ता है। आज सुबह आपको दिया था बाय ऑन टेक महिंद्रा, वो कायम है, 584 में दिया था, 588 है फ्यूचर में, 590 610 का टारगेट है। और साथ में एनटीपीसी दिया था, उसमें भी बने रहिए। उसके अलावा अनिल जी, मैंने आपको डाबर में बाय दिया था, वो प्रॉफिट बुक करिए। और भारती अभी भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, 610 का टारगेट। अब आप कहें तो दो कॉल्स हैं, एक बाय है, एक सेल है। जी सर बताएं। तो पहले बाय देता हूं सर। बाय स्ट्रेंथ है सीमेंट में, बाय अंबुजा 197, 9750, स्टॉप लॉस 9250, टारगेट 210। और उसके साथ में सेल है टाटा कंज्यूमर, 426 से 427 में बेचिए, 434 का स्टॉप लॉस, 408 410 का टारगेट। ओके पहला स्टॉक कौन सा है जो आपने खरीदारी के लिए बुलाया सर, वो एक बार फिर बताएं। अंबुजा सीमेंट सर, 97, 9750, स्टॉप लॉस 9250, टारगेट 210। ओके तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करें 197 रुपए के आसपास, 197 के आसपास, 192.50, 192 हाफ, ये स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 210 210 के टारगेट के लिए। वहीं बिकवाली करने की राय है टाटा कंज्यूमर में, 426 427 के आसपास टाटा कंज्यूमर्स में बिकवाली करें। 434 434 का स्टॉप लॉस होगा। 408 410 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए आपको। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, और 3 बजे आपसे होगी फिर मुलाकात, और तब हम आपके बीटीएसटी कॉल्स पर करेंगे बातचीत। और कल के बीटीएसटी कॉल्स एकदम सुपर रॉकिंग, बीपीसीएल, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, तीनों बी स्टॉक्स, बीपीसीएल, बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल तेजी की तरफ था, ये भाग गया। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व मंदी की तरफ से, तो ये दोनों स्टॉक 4% गिर गए। तो बीटीएसटी कॉल्स जबरदस्त रॉकिंग है। तो आज फिर 3 बजे बेहतरीन बीटीएसटी कॉल्स वसीम साहब से हम लेंगे। तब तक आइए खबरों वाले शेयरों की तरफ करते हैं रुख, और देवांशी हमारे साथ है बताने के लिए, पूजा हमारे साथ है बताने के लिए उन तमाम शेयरों के बारे में जहां पर आज बाजार खुलने के बाद कुछ न कुछ खबरें आई हैं। पूजा बताइए। जी सबसे पहले स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स, इससे जुड़ी खबर आई है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब 1.5 लाख यूरो के कुछ ऑर्डर मिले हैं, तो इसके चलते यहाँ पर एक्शन देखा गया है। ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर भी खबर आई है। फैबीफ्लू दवा का अध्ययन करीब 1000 मरीजों पर शुरू किया है, और भारत में फैबीफ्लू की कीमतों में 27% तक की कटौती भी कर दी है। तो ये एक खबर ग्लेनमार्क फार्मा से जुड़ी। इसके अलावा येस बैंक के एमडी के भी कुछ बयान आ रहे हैं। उनका कहना है कि सेबी नियम के मुताबिक एफपीओ निवेशकों के लिए लॉकिंग पीरियड 30 दिन रहेगा। इसी के साथ ही साथ लोन बुक को लेकर भी कुछ अपडेट आ रहे हैं। एमडी का कहना है कि 60% अब वो एमएसएमई रिटेल के लिए रखेंगे। उनका जो टोटल लोन पोर्टफोलियो है, पहले ये 45% था, तो उसको बढ़ाकर अब 60% कर देंगे, और मीडियम टर्म में कासा रेशियो 40% तक बढ़ाने का लक्ष्य है येस बैंक का। तो ये कुछ अपडेट है, यहाँ पर आपको नजर रखनी है। इसके अलावा कुछ फंड एक्शन भी देखे गए हैं सेल और एसबीआई में। सेल में 25 लाख शेयरों से ज्यादा के सौदे हुए हैं, 36 से 38 रुपए प्रति शेयर पर ये सौदे देखने को मिले। और एसबीआई में भी करीब 10 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, 194 से 195 इस रेंज के बीच कुछ बड़े सौदे देखे गए हैं एसबीआई में भी। ओके अच्छा पूजा, एक इंटरेस्टिंग बात आप बता रही, क्या येस बैंक के एमडी ये कह रहे हैं कि जो भी लोग इस इशू में शेयर में पैसा लगाएंगे उन्हें 30 दिन तक होल्ड रखना पड़ेगा, मतलब बेच नहीं सकते हैं? जी, उनका कहना है कि लेकिन ये सेबी के नियम के मुताबिक ही है। वो उनका कहना है कि एफपीओ में निवेशक के लिए जो लॉक इन पीरियड है वो 30 दिन रहेगा।
ओके, फॉर रिटेल और दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा? ये इसमें मेंशन नहीं किया है, ये मैं आपको रिसर्च करके बताती हूँ कि रिटेल के लिए है कि इंस्टीट्यूशंस के लिए है। ओके, बिल्कुल प्लीज़ पता करिए, क्योंकि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी लॉक इन पीरियड है तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि हालांकि 12 से 13 रुपए का भाव ठीक है, लेकिन फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अगर लॉक इन में रखना है तो फिर शायद उनके लिए भी बेहतर होता है। बाकी सारे बैंकर्स को 10 रुपये में जब शेयर दिया तो उनको भी 10 रुपये में दे देते तो ज़्यादा बढ़िया था, लॉक इन के साथ में ये ज़्यादा अच्छा होता। बट एनीवे, चलिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि येस बैंक के जो इशू में है लोगों का इंटरेस्ट किस तरह से आता है। स्टॉक आज 15% नीचे, हमने आपको सुबह कहा था कि एक बार आपके पास डिलीवरी है बेच दीजिए और आराम से ऑफर फॉर सेल में पैसा लगाइए। जी हाँ, तो ये आपके लिए। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ में है इस वक्त और सबका स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं कुणाल जी और राकेश जी के साथ, और उनका चार्ट कॉर्नर यहाँ पर आने की तैयारी में है और उसके बाद उनका पिक ऑफ द डे भी आने की तैयारी में। तो थोड़ी देर में मैं कुणाल जी और राकेश जी उनका पिक ऑफ द डे लूँगा। उससे पहले एक बार जल्दी से आशु सर से एक बार उनका अपडेट और स्प्रेड अगर कुछ है तो वो ले लेते हैं। आशु जी, कनेक्टेड। आशु जी, आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है तो मैं आपके पास वापस आता हूं। तब तक सुमित जी तैयार है अपने BTST कॉल के साथ, तो आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। सीमेंट सेक्टर में ब्रेकआउट है, एक एक करके स्टॉक तेजी कर रहे हैं। एसीसी यहाँ पे मेरे रडार पे आया है, इसने पिछले एक हफ्ते का कंसोलिडेशन का हाई ब्रेक किया है, 1340 के पास ट्रेड कर रहा है। बाई बनता है स्टॉक के अंदर। नीचे में जो सपोर्ट है, इस चैनल का सपोर्ट है 1305 1310 लेवल का, तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ से मेरे को लग रहा है कि एसीसी के अंदर इस हफ्ते में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जिसमें ऊपर में 1370 1380 होंगे इमीडिएट टारगेट, और हो सकता है कि ये इसी मूव में 1400 रुपए तक का मूव भी दिखा दे। तो एसीसी के अंदर जिन्होंने भी बाय पोजीशंस बनाई है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। यहाँ पे सीएमबी पे ब्रेकआउट को देखते हुए फ्रेश बाय करके चलने का सलाह रहेगा। 1370 1380 होगा इसका इमीडिएट पहला टारगेट। 1400 रुपए तक का मूव भी इस हफ्ते में एसीसी में देखने को मिल सकता है। नीचे में 1305 1310 स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए 1310 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय है। एसीसी में 1370 1380 के टारगेट के लिए यहाँ पर करें आप खरीदारी, 1400 तक भी जा सकता है। ये है सुमित जी की तरफ से BTST का पहला कॉल। आइए अब आशु सर से करते हैं बात। आशु सर बताइए आपका अपडेट, स्प्रेड जो भी आप देना चाहें इस वक्त। जी अनिल जी, एक तो मार्केट का व्यू है जो पिछले 2 बार से व्यू दिया है, बिल्कुल अभी भी आई विल कंटिन्यू टू से द सेम थिंग सर, कि ये लेवल ऐसा है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस ज़्यादा हैं और नया लेन बहुत ही सोच समझ के करना है। अनिल जी, सब वही बिल्कुल वही है, जब तक 300-400 पॉइंट निफ्टी नहीं घटता वो कंफर्ट नहीं आएगा। अनिल जी, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर जैसे आप कई बार कहते हैं कि दीप को कि मार्केट ऊपर से देखें तो नीचे है, नीचे से देखें तो ऊपर है। आप कल से भी मार्केट देखिए, कल से आपको मार्केट शायद निफ्टी पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस या इन्फी या 1-2 स्टॉक्स के दम पे है। अदरवाइज ऊपर से आज से देखें तो फिर आज सब में भी ट्रैपिंग हुई है। तो अली जी, एक ऐसा लेवल है जो बहुत ही रिस्की है एक लॉन्ग वाले के लिए। अली जी, मैं इसको दूसरे तरीके से एक एग्जांपल देता हूं आपको। हो सकता है यहाँ पे हम नहीं ले, बिल्कुल नहीं ले, बिल्कुल नहीं ले, जो बार बार मना कर रहे हैं नहीं लेना नहीं लेना। हो सकता है हम 11,100 हो जाए, तो अनिल जी क्या होगा उस वक्त? ये होगा हम कहेंगे अरे यार लेना चाहिए था, 200-300 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, हमने मिस कर दिया। लेकिन अली जी, अगर 10-300-400 आ गया तो उस वक्त पैसे चले जाएंगे, जो अभी का कमाया हुआ लोगों ने संभाला है, जो संभालना बहुत जरूरी है, वो चले जाएंगे। अनिल जी, तो उस वक्त क्या दूसरी स्टेटमेंट होगी, ओहो जितना कमाया था सारा चला गया। तो इन दोनों में मुझे लगता है कि ऊपर वाला रिग्रेट एज ए डिसिप्लिन बेटर रहेगा, ना कि नीचे वाला। तो मेरा कहने का बार बार मैं पिछले 4 दिन से यही बोल रहा हूँ, मार्केट उसी रेंज में घूम रही है, ऊपर से नीचे ज्यादा दिख रही है, स्टॉक्स में धीरे धीरे से डिस्ट्रीब्यूशन दिख रही है, एक्सेप्ट फ्यू कुछ को छोड़ के। तो मुझे लगता है अनिल जी, कई बार एक ऐसा फेज आता है ना, जैसे मुझे तो कोई 3 दिन से बोल रहा है ये लेना है, तो मैं एक कान से सुनता हूँ दूसरे से निकाल देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब दिमाग में जाता है तो उसका इफेक्ट होता है। तो अनिल जी, ओवरऑल तो ये चीज है। अब मैं आपको देता हूँ अपडेट। अनिल जी, 10 800 600 का फ्राइडे को स्प्रेड बनाया था,
20 रुपए की कॉस्ट में, वो इस वक्त बन रहा है अनिल जी 40 रुपए की कॉस्ट में। 40 का मतलब उसमें 20 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। मुझे लगता है और प्रॉफिट आएगा, शांति से बने रहना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। 20 रुपए तो कभी भी हम रिकवर कर लेंगे स्प्रेड से। दूसरा स्टॉक अनिल जी जो मैं अभी फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका स्प्रेड बनाया हुआ है, लेकिन अभी भी बोल रहा हूं, जो वन ऑफ द फेवरेट है भारती। भारती इज एन एक्सेप्शनल लॉन्ग फॉर मी। कहने के बाद में बोल रहा हूँ ये 10-20 रुपए ऊपर नीचे आ रहा है, जिसकी रेंज की वजह से हमने बनाया था, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि कब 600 क्रॉस कर जाएगा, तो इसके साथ बिल्कुल बने रहना है। तीसरा अनिल जी एक और अपडेट है पावर ग्रिड पे, जो आपने कहा था 171-72 पे शरीफ सा स्टॉक है, ना किसी को कुछ कहता है, तो क्या बेचने की जरूरत है। अनिल जी वो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, 169.70 है, ना उसने ऊपर में किसी को कुछ कहा ना किसी को नीचे में, लेकिन फिर भी 4000 का लॉट है, 2-3 रुपए भी मिल जाते हैं तो लोग बुक कर लेते हैं, लेकिन वो है। सो अनिल जी लेने में जो स्टॉक है वो भारती है, और भारती को अनिल जी अगर किसी ने आज भी फ्यूचर में लेना है तो मेरा मानना है वो ले सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट हेज क्या करना है। अनिल जी पेयर ट्रेड है, अगर एक लॉन्ग है तो एक शॉर्ट तो जरूर रहना चाहिए, 2 भी शॉर्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है अगर भारतीय लॉन्ग करना है तो उसके अगेंस्ट अनिल जी LIC हाउसिंग शॉर्ट कर देना चाहिए। LIC हाउसिंग 274-75 का रेट है, इसको शॉर्ट कर सकते हैं अनिल जी, सिर्फ 5 रुपए के स्टॉप लॉस है 280 से। अनिल जी ये पिछले दिनों में 280 से 90 इसने बहुत उछाल छलांग लगाई थी और बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था, और वहां से कोई ढंग का एग्जिट नहीं दे पाया जो मूव बाकी NBFCs के अंदर आई। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक 10 से 15 रुपए की गिरावट और आ सकती है, जो पिछले दिनों में हमने 260-62 का भाव देखा था। तो ये एक हेज ट्रेड है। दूसरा एक हेज ट्रेड है अनिल जी स्टॉप लॉस से L&T बेचने का, लार्सन एंड टूब्रो L&T 930-31 पे 940 के स्टॉप लॉस है। दोनों अनिल जी छोटे स्टॉप लॉस लगाने हैं, LIC में 5 रुपए का और L&T में 10 रुपए का, और इसके अगेंस्ट अनिल जी लॉन्ग रखना है भारती। और मार्केट का भी अनिल जी फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कॉशियस है। आई एम रेडी टू रिग्रेट के 200 पॉइंट मिस हो जाती है कि मैं लेता तो अच्छा L&T का टारगेट ना कि 400 पॉइंट नीचे से। तो कंटिन्यूइंग L&T का टारगेट बताएं आशीष जी, L&T का टारगेट बताएं। L&T का टारगेट अनिल जी टारगेट तो नहीं, L&T टारगेट तो अनिल जी नीचे होता है, वो तो आपकी एपेटाइट है जितना नीचे आपको लेना है। ओके चलिए ठीक है। आइए अब पहले एक बिगुल है सचिन जी के लिए BTS का, और उसके बाद कुणाल जी और राकेश जी देंगे आपको उनकी पसंद की पिक ऑफ द डे। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीप। अनिल जी यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक्स को उन पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से वापस फार्मा में डिवीज लैब अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर आया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है पिछले 3 दिनों से, मुझे लग रहा है यहाँ पर 2210 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको फ्यूचर्स में, एंड ऊपर मुझे लग रहा है अराउंड 2255 से लेकर 2285 इन पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास ये स्विंग एक्सटेंड होने चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये सीक्वेंस रही है, एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन जरूर है पिछले 25 से 1 दिनों से, बट जिस तरीके से पिछले 4 दिनों में एक कंसोलिडेशन हुआ है और उस कंसोलिडेशन से वापस स्टॉक थोड़ा उभर के नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छे पुल बैक के लिए स्टॉक ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो 2255, 2285 ये 2 टारगेट्स होंगे, इनके लिए आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है डीवीज लैब में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2210 का। स्टॉप लॉस क्या बताया सचिन जी? अनिल जी 2210 का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके 2210 का स्टॉप लॉस लगाकर डीवीज लैब में खरीदारी करें, ये है सचिन जी की राय। आइए शो की शुरुआत में ही कल की तैयारी करने की तैयारी है कुणाल जी और राकेश जी के, कह रहे हैं कि पिक ऑफ द डे हम आज अभी इसी वक्त देना चाहते हैं। तो पिक ऑफ द डे का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। देखिए अनिल जी, पहले तो एक अपडेट है, फ्राइडे को हमने पिक ऑफ द डे दिया था लीवर, और बड़ा क्लियरली बोला था 2280 के अराउंड हमारी जिम्मेवारी खत्म होगी। स्टॉक अच्छा रैली कर रहा है, और आज का जो पिक ऑफ द डे जो एडवांस में दे रहे हैं वो है ACC। सिमिलर पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, मिस नहीं करना चाहिए, ओवरवेट बाय कॉल है, और यहाँ पे हमारी जिम्मेवारी खत्म होगी। 1375 के ऊपर जब निकल जाएगा तब जिम्मेवारी खत्म होगी। ACC को खरीदें, मिस ना करें। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए अनिल जी, बहुत ही शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है। सारे सीमेंट स्टॉक्स में एक एक करके तेजी बन रही है। एसीसी ने एक मेजर रेजिस्टेंस को पार किया है और साथ ही एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो ये सोने पर सुहागा ट्रेड है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। 1320 के नीचे 1319 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर पहला टारगेट 1370 का, दूसरा टारगेट 1395 का होगा। तो 1395 के इवेंचुअल टारगेट के लिए एसीसी में खरीदारी करें। ओके, 1390-95 के आसपास के टारगेट के लिए एसीसी में करें खरीदारी। कल के लिए ये ट्रेड होगा। अगर कल के बजाय आज ही अगर ये भाग गया, जिसकी संभावना पूरी है भी, क्योंकि आप देखिए सुमित जी ने भी अभी शो की शुरुआत में एसीसी पर ही रिकमेंडेशन दी है और अभी कुणाल जी और राकेश जी भी यहाँ पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर दौड़ लगी तो फिर आपके लिए तुरंत ही आज ही मौके बनेंगे। आज ही मौके एक और स्टॉक में बन सकते हैं और वो है सैटेलाइट। और सुमित जी तैयार है अपने सैटेलाइट के साथ। आइए बिगुल। सुमित जी बताएं अपना सैटेलाइट और साथ ही अपने खरीदारी की रेंज भी बता दें, किस प्राइस से किस प्राइस तक खरीदना है। बिल्कुल अनिल जी, राकेश जी, कुणाल जी ने बहुत बढ़िया स्टॉक निकाल लिया है सीमेंट सेक्टर वाला एसीसी, और ये बिल्कुल ऊपर। और अब जो सैटेलाइट स्टॉक है अनिल जी, 2:23 भाव चल रहा है 289। 2% ऊपर तक बिंदास खरीदारी करनी है, यानी 4 रुपए ऊपर तक खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है जेके लक्ष्मी सीमेंट। स्टॉक का नाम है जेके लक्ष्मी। ये स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक के अंदर 1 से 2 दिनों के लिए ट्रेड लेना है। स्टॉक के अंदर वैसे भी तेजी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन होते हुए देखने को मिल रहा है। 6 लाख शेयर के आसपास से ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक के जो ऊपर में टारगेट मेरे को दिखाई दे रहे हैं चार्ट के ऊपर, वो 305 रुपए का पहला टारगेट है। 320 से 325 का दूसरा टारगेट है। दोनों टारगेट मेरे को लगता है बहुत जल्दी अचीव होंगे स्टॉक के अंदर। इस हफ्ते में पूरा सेक्टर में तेजी देखने को मिलनी चाहिए। जेके लक्ष्मी सीमेंट में यहाँ पे खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 276, 278 के आसपास का सपोर्ट है। 276, 278 ये स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन इनिशिएट करें 305 से 325 के टारगेट के लिए। ओके, ये है आपके लिए खरीदारी की राय जेके लक्ष्मी सीमेंट में। तो ये है आपके लिए तेजी करने के लिए लिहाज से जेके लक्ष्मी सीमेंट। आइए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं विप्रो पर, जिसके आने वाले हैं नतीजे कल। और नतीजे किस तरह के रहेंगे उसका अनुमान लेकर कुशल हमारे साथ तैयार है इस वक्त। कुशल बताइए क्या है विप्रो का अनुमान। अनिल जी, विप्रो का अनुमान खराब साइड पर देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि नंबर्स जो है ओवरऑल आप देखिए डॉलर पे सभी आईटी कंपनियों पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया है कोविड की वजह से। वहीं अगर आप मुनाफे की तरफ नजर डालें पहले, तो वहां पर करीब 6.25% के फॉल के साथ करीब 2180 करोड़ रुपए जो है वो हम मुनाफा बांधकर चल रहे हैं। जितने भी एनालिस्ट है वो उनका ऐसा एस्टिमेट्स है। साथ ही अगर आप डॉलर आई की तरफ नजर डालें जो आईटी सर्विसेज की इनकी है, वहां पर हम 6.5% का फॉल देखकर चल रहे हैं और करीब 194 करोड़ डॉलर की जो आय है वो कंपनी पोस्ट कर सकती है। और यही नहीं, अगर आप कंपनी की मार्जिन्स पर भी नजर डालें तो वहां पर भी इसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रियलाइजेशंस कम हुई है और दूसरे डील विंस जो है वो कम आने के लिए एक्सपेक्टेशंस है। और उसी वजह से 16.1% के मुकाबले अब 15.3% की मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। हालांकि जो ट्रैवल खर्च कम हुए हैं और जो फॉरेक्स गेन हुआ है रुपी डिप्रिशिएट होने से, उससे थोड़ा इनको सारा मिलता हुआ नजर आएगा। पर नेट 60-70 बेसिस पॉइंट्स की फॉल हम मार्जिन्स पर भी देख सकेंगे। पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है मैनेजमेंट की साइड से जानना। एक तो जो नए सीईओ आए हैं थेरी डेलपोर्ट, वो 6 जुलाई से उन्होंने कमान संभाल ली है इस पद पर, और आगे के लिए क्या एक्शन प्लान होता है वो जानना जरूरी होगा। और अगले क्वार्टर के लिए मैनेजमेंट जो है वो गाइडेंस देती है या नहीं देती है, क्योंकि एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गाइडेंस रद्द हो जाएगी कोविड-19 की वजह से। तो ये दो चीजें देखनी काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये है आपके लिए विप्रो कल काफी तेजी के मूड में आता हुआ नजर आया था। इनफैक्ट आज सुबह, सॉरी कल नहीं, कुणाल जी राकेश जी की भी राय थी और बाकी हमारे एक्सपर्ट्स भी आज विप्रो पर खरीदारी की राय दे रहे थे। तो बंसल जी जरा एक बार आप बता दें विप्रो में क्या करना चाहिए। देखिए अनिल जी, सुबह विप्रो में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, बट जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। एज ऑफ नाउ 224 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अब नजर रखनी चाहिए। सुबह एक ब्रेकआउट होते होते रह गया, उसके ऊपर निकला था, फिर रुक गया। 228 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग आ रही हो तब इसको मिस नहीं करना चाहिए। 228 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग आएगी तो बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा रिवर्सल होगा और तब 238-240 के स्तर
विप्रो में इसी सप्ताह में देखने को मिलेंगे अगर ये ब्रेकआउट आज क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन करता है। ओके, नज़र रखते हैं आप विप्रो पर, इसके नतीजे आने वाली हैं। उससे पहले हम देख भी रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में आपको ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, तो इस स्पेस पर ज़रूर नज़र रखिए। आज सुबह टेक महिंद्रा की भी बात हो रही थी, देखिए वायदा कारोबार का टॉप गेनर है इस समय लगभग 5% की तेज़ी के साथ। एचसीएल टेक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। वागले साहब, जरा अपोलो हॉस्पिटल्स की चार्ट देखकर बताइए, यहाँ पर आपको कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस समय? दीपांशु, 1445 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक 20 रुपए की मूव मुझे दिखाई देती है। 1480 1485 तक ये जा सकता है, तो बाय करना है तो 1445 के ऊपर ही बाय करें। ओके, 1445 के ऊपर बाय करें, पर अगर वहां पर अच्छी मूव आती है तो फिर 1485 तक आप मूव आते हुए देख सकते हैं। तो नजर रखिए जहां तक अपोलो हॉस्पिटल्स का सवाल है। जुबिलेंट फूड, इस पर भी खरीदारी आती हुई दिख रही है और मूवमेंट दिख रहा है। किरण जी, थोड़ा मूवमेंट आ रहा है इस समय जुबिलेंट फूड पर। थोड़ी देर पहले एक स्पाइक आते हुए दिखा था, 1650 पर है। कोई ट्रेड बनते हुए दिख रहा है सर? दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून। जो चार्ट पैटर्न है ऐसा कोई एक्साइटिंग नहीं है जहां पे एक एग्रेसिव ट्रेडिंग कॉल ले लिया जाए। मुझे लगता है कि एक रेंज में फंसा हुआ है 1600 और 1750 1800 के बीच में, और लोअर एंड ऑफ द रेंज है। तो इधर से अगर हम पोजिशनल व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि वापस एक बार 1750 के लेवल्स आ सकते हैं, पर एग्रेसिव होके कोई करने की जरूरत नहीं है। अभी कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जहां पे आपको इस स्टॉक में एक बड़ा मूव देखने को मिले। ओके, अभी पैटर्न नहीं बना है, पर नजर रखिए। थोड़ी देर पहले आपने एक बाउट जरूर देखा था खरीदारी का, 1640 के ऊपर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पर 2:30 बजे का समय है, सही टाइम है। जान लेते हैं अनिल जी की इस समय स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, थोड़ा उतार चढ़ाव हमने देखा था डाउ फ्यूचर्स में, पर अभी भी 80 अंकों की तेजी के साथ ही है, तो वहां पर कोई परेशानी की बात नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें सर तो लगभग 0.5% की तेजी वहां पर भी आपको दिख रही है। यूरोप के बाजार मजबूत हैं, लगभग 0.5% ऊपर यूरोप के बाजार हैं इस समय, और ज्यादातर एशिया के बाजारों की भी क्लोजिंग मजबूत ही रही है। बल्कि चाइना की बात करें तो ऑलमोस्ट 0.25%, और जापान की बात करें तो 2.25% की तेजी रही है। तो ग्लोबल क्यूज ज्यादातर मजबूत ही है सर। जी दीप, तो ओके, पहले मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ। 10,800 ये निफ्टी पर बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर आपको फोकस करना है। 26 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में है पुट में, और 27 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। तो निफ्टी पर जो पोजीशन है वो लगभग बराबरी की बनी हुई 10,800 के लेवल पर। अब 10,800 के ऊपर निकलेगा तो और ताकत दिखाएगा, नहीं तो एक बार ऐसा लग रहा है कि 10,800 को पार करना मुश्किल होगा। तो अब यहाँ से जो भी अगर रिकवरी आती है तो 10,800, 10,825, 850 वो रेंज है जहाँ पर निफ्टी में बिकवाली करनी चाहिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ से करें, लेकिन अगर चूंकि डाउ फ्यूचर्स चूंकि 80 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि अब आप 10,800, 10,850 की रेंज में बिकवाली करें, 10,900 का स्टॉप लॉस रखें, और नीचे की तरफ 10,750 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। तो अगर अब से लेकर 3 बजे के पहले आपको मौका मिलता है 10,800, 10,850 की रेंज में, तो टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी बिकवाली वहाँ पर कर सकते हैं। हल्के से रुकावट के संकेत है, बहुत ज़्यादा नहीं, और हो सके तो एंड ऑफ डे प्रॉफिट बुक करें। उस समय देखेंगे डाउ फ्यूचर्स किस तरह का क्या कारोबार कर रहे हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 22,000 के बेहद अहम सपोर्ट लेवल के आसपास है। मेरे ख्याल से 22,000 टूटना नहीं चाहिए और इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वीकली एक्सपायरी में है 22,000 में, तो वो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 22,050-60 के आसपास यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, और आज के लो का आपका स्टॉप लॉस होगा 21,975, या ज़्यादा डीप सेफ स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 21,900 का लगाएं। ऊपर की तरफ 22,200, 22,300 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और दूसरा तरीका ये कि 22,400 के आसपास आता है तो वहाँ पर आपको फिर से बिकवाली करनी चाहिए। 22,500 पार करना भी मुश्किल होगा। तो मेरे लिए इमीडिएट बैंक निफ्टी की रेंज 22,000, 22,500 है, और उसमें 100 पॉइंट अलग कम कर लीजिए, यानी कि 21,900, 22,400 इस रेंज को बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं
तो एक चांस ले सकते हैं आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने का। 22,200 22,300 की रेंज में आ सकता है, वहां पर फिर से आप प्रॉफिट बुक कर ले। तो बैंक निफ्टी पर इन लेवल पर शॉर्ट करने की राय नहीं है। निफ्टी ऊपर आए तो शॉर्ट करेंगे, बैंक निफ्टी भी 22,300 22,400 आएगा तो शॉर्ट करने की सोचेंगे, अभी नहीं। अभी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी इन लेवल पर शॉर्ट करना चाहिए, बाउंस पर शॉर्ट करना चाहिए। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट होगा और वो लगाना चाहिए। कम रिस्क रखनी है, आज के लो का लगा लीजिए, और जिनको प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है 21,900 का लगाइए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो हायर लेवल्स पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है, पर इन लेवल्स पर आप शॉर्ट नहीं करिए, बल्कि अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो इन लेवल्स पर आप खरीदारी करके चलिए। ये आ रही है आपके लिए अनिल जी की सलाह इस समय। तो नजर रखिए जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के मूवमेंट का सवाल है, निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ जरूर है, बैंक निफ्टी तो आज बेहद कमजोर आपको दिखा है। कमजोरी और किधर आ रही है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, यहां पर भी नजर रखिए। सचिन जी जरा सेल की चार्ट को देखकर बताइए क्या करना चाहिए नेक्स्ट। आज 3% की गिरावट हुई है, नतीजे इनके अच्छे थे, एक पॉजिटिव रिएक्शन भी मिला, उसके बाद तेज गिरावट भी आई है। अब क्या बता रही है चार्ट आपको? जिस तरीके से एक हर्डल है अराउंड 38 के आसपास, वो अभी भी वैलिड है। इनफैक्ट उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग होती नहीं है तब तक 40 to 43 तक एक मूव एक्सटेंड नहीं होगी। एंड नीचे मुझे लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अराउंड 35 के आसपास। तो अगर ये पर्टिकुलर लेवल ऑन क्लोजिंग बेसिस निकल जाता है तो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा स्विंग आ जाएगा काउंटर में, क्योंकि उसके नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 30 के आसपास है। तो काफ़ी क्रिटिकल होगा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रह सकता है काउंटर 35 से लेके 30-80 इस पर्टिकुलर रेंज में ही अगले कुछ दिन बिताना चाहिए। बट जैसे ये एक रेंज ब्रेकआउट होगा और क्लोजिंग बेसिस, मुझे लग रहा है उसके बाद एक डायरेक्शन मोमेंटम वापस स्टॉक में इवॉल्व होगा। तो तब तक मुझे लग रहा है काफ़ी न्यूट्रल रह सकता है, साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में रह सकता है इस पर्टिकुलर रेंज में। ओके, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन आपको आते हुए दिख सकता है जहां तक सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सवाल है, पर नजर रखिए इस स्टॉक पर। सुमित जी, एफएमसीजी यहीं पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है, फिर कंजम्पशन कह सकते हैं वहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इसमें डाबर थोड़ी अच्छी मूव्स इस समय दिखा रहा है। डाबर पर आपकी कोई राय? जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले एक स्पाइक भी आया था, 1.5% ऊपर है स्टॉक। पांचू तेजी देखने को मिलेगी एफएमसीजी सेक्टर में, एक एक करके स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। तो ये डाबर पिछले 2-3 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है, 200 डीएमए के आसपास घूम रहा है। जैसे स्टॉक के अंदर ऊपर में 483 484 का लेवल ब्रेक होगा और उसके ऊपर ये सस्टेन होगा, तो फिर डाबर बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखाएगा। बाय में बिल्कुल बने रहना चाहिए, जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो होल्ड करें। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक के अंदर 500 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है डाबर में वो 472 474 के आसपास है। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटते तब तक पोजीशंस होल्ड करें, और ब्रेकआउट के बाद तो और भी बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। ओके, ये है आपके लिए डाबर पर राय। आइए इस बीच कुछ अपडेट्स देना चाहते हैं आशु सर, आशु सर से जान लेते हैं। बताएं सर। अनिल जी, काफी लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि अपडेट दे दूं। आईसीआईसी बैंक का एक हमारा स्प्रेड बना हुआ है 1:2 350 और 385 का 6-7 रुपए कॉस्ट पे, उसको चलते रहने देना अनिल जी। बड़ा महीना है, अभी तो सिर्फ 15 दिन की और ट्रेडिंग है, 17 दिन की, तो आराम से चलने दीजिए। और एक अनिल जी, उस दिन आई थिंक राकेश जी या कुणाल जी ने भी सेल कॉल डीएलएफ की दी थी, जो मेरे काफी टाइम से चल रही है, और मैंने उसका लॉजिक भी दिया था अनिल जी के डीएलएफ का जो बेस्ट स्ट्रेंथ थी वो उनके रेंटल्स हैं, और रेंटल्स पे उनके क्वेश्चन मार्क है। उसने भी आज अनिल जी 3-4% की गिरावट है, लॉट साइज 3300 का है, तो जिसको भी 142 143 के अराउंड प्रॉफिट बुक करना है वो एक बार डीएलएफ में प्रॉफिट बुक कर ले। डीएलएफ में प्रॉफिट बुक करने की राय है, ये आपके लिए। आइए इस बीच सेबी से जुड़ी हुई एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त। आइए रुक करते हैं बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का। स्वाति, स्वागत है आपका। बताइए, सेबी के नए चेयरमैन को लेकर बाजार गर्म है, एकदम खबरें चल रही है, क्या अपडेट है आपके पास, क्या है बड़ी खबर? बहुत ही बड़ी खबर है कि सेबी का कौन नया चीफ बनेगा, इसी पर सबकी नजर है, सब जानना चाहते हैं क्या एक्टिविटीज हो रही है, क्या अपडेट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग इसी हफ्ते अगले हफ्ते तक कंडक्ट होने वाली है, जिसमें सेबी चीफ की नियुक्ति का कार्यक्रम शुरू होगा। इनफैक्ट अगर हम देखें, जो एप्लीकेशंस आई हैं अब तक, करीब 20 से 25 लोगों ने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। आप समझ सकते हैं इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन है, इतनी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, जिसके लिए सरकार बहुत ध्यान से सब एप्लीकेशंस को देखेगी। सूत्र हमें बता रहे हैं, ऑफ कोर्स पहला विकल्प तो यही है
कि अजय त्यागी जो करंट सेबी चीफ हैं वही उन्हीं को एक्सटेंशन दिया जाए थोड़ा और समय। आप जानते हैं कि फरवरी में उनका टर्म खत्म हो रहा था, बट एक एक्सटेंशन दिया गया उनको 6 महीने का, और जो एक्सटेंशन खत्म होने जा रहा है अगस्त में, उसकी पहले प्रक्रिया वापस शुरू की जा रही है। तो एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बनती है कि कंटिन्यूटी रखी जाए, पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से मार्केट अनसर्टेनिटी की तरफ ना बढ़े, थोड़ा ये संभल जाए पेंडेमिक, उसके बाद ही कुछ बदलाव लाए, तो हो सकता है इनको 1-1.5 साल का एक्सटेंशन यहाँ मिल जाए वापस। एक तो ये डेफिनेट थिंकिंग है सरकार के विचार में, बट इसके बियॉन्ड जो इम्पोर्टेंट कंटेंडर्स हैं, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला 20 से 25 लोग यहाँ फ्रेम में हैं, बट इम्पोर्टेंट जो लोग हैं जिनकी जो एकदम रनिंग में है, फ्रंट रनर्स हैं जिनको कह सकते हैं, उनमें 3-4 नाम मैं आपको बताती हूँ जो सरकार जिनको बहुत ध्यान से देख रही है, समझने की कोशिश करिए। पहला नाम अतानु चक्रवर्ती, हम जानते हैं ये एक पुराने IAS ऑफिसर रह चुके हैं जिन्होंने हाल ही में काफी पोर्टफोलियो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी दीपम के सेक्रेटरी रह चुके थे, और अभी हाल ही में वो रिटायर हुए हैं थोड़े दिन पहले। उनको एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर यहाँ माना जा रहा है, उनके लिए ये देखा जा रहा है कि शायद सरकार उनको यहाँ नियुक्त करे सेबी चीफ के तौर पे। दूसरा नाम जो तेजी से यहाँ चल रहा है वो है माधवीपुरी बुच। ये ऑलरेडी अभी इस वक्त देखें 2017 से होल टाइम मेंबर है सेबी की, और इनको 3 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं यहाँ। पहली वुमेन होल टाइम मेंबर रही है सेबी की, और इनको भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में देखा जा रहा है। तीसरे नाम मैं आपको बताती हूँ, अनिल मुकिम। आप जानते हैं ये अभी माइन सेक्रेटरी होकर हटे हैं, और इनको चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात नियुक्त किया गया है, और इनका पॉसिबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जिस तरह से सूत्र इंडिकेट कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट नाम है उनमें इनका नाम भी आ रहा है सामने सेबी चीफ। और चौथा नाम जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हसमुख आडिया जी, जो माने जाते हैं GST इम्प्लीमेंटेशन और रोल आउट के लिए, डीमोनेटाइजेशन के लिए, बड़े बड़े जो सरकार के ये डिसीजंस हुए थे, बोल्ड डिसीजंस हुए इस साल इस सरकार के उसमें उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उनका नाम भी यहाँ लिया जा रहा है। आप जानते हैं कि फाइनेंस सेक्रेटरी भी वो रह चुके हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद मिस्टर आद्या भी, हसमुख आद्या भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में आ रहे। तो नाम है, बहुत सारे नाम है, बट ये 4 नाम पर आप जरूर ध्यान रखिए, फोकस रखिए। इस हफ्ते और अगले हफ्ते में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलाई जाएगी जिनमें इन लोगों के साथ बातचीत होगी, थोड़ा ये इशू आगे बढ़ेगा। और ऑफकोर्स एक विकल्प, जैसा मैंने कहा, अजय त्यागी जी को शायद थोड़ा समय और एक्सटेंशन दिया जाए, अगर सरकार को लगता है कि अभी नया सेबी चीफ तैयार करने के लिए वो रेडी नहीं है, इन्हीं को कंटिन्यूटी दी जाए। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होंगे, हम लगातार आपके पास वो डेवलपमेंट करेंगे। इस वक्त का ये अपडेट है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। अनिल जी। तो ये है बड़े डेवलपमेंट सेबी चीफ को लेकर। अगले 2 हफ्तों में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि जो वर्तमान में सेबी चीफ हैं अजय त्यागी साहब, मौजूदा माहौल को देखते हुए इस वक्त उन्हें ही एक्सटेंशन और दे दिया जाए। दूसरी संभावना है कि हसमुख आडिया साहब, अतानु चक्रवर्ती, अनिल मुकिम साहब, ये कुछ और बड़े नाम हैं, माधवीपुरी बुच, जो इस रेस में शामिल हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अगले 2 हफ्तों में काफ़ी कुछ स्थिति साफ होती हुई दिखेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त सुमित जी तैयार है अपने सैटेलाइट के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, टाइम हुआ है 2:40 और जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 103 रुपया 90 पैसा, 104 रुपया। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, जिसका सिंबल है बी सॉफ्ट। ये स्टॉक के अंदर यहाँ से बहुत बड़ी अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है। इनफैक्ट फरवरी 2020 का जो हाई था 105.80, जैसे ये निकलेगा तो स्टॉक के अंदर तो बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये स्टॉक लोअर लेवल से जो वन वे तेजी दिखा रहा है पिछले 10 से 15 दिनों में, उसको देखते हुए लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखाएगा। 111 का पहला टारगेट, 116 का दूसरा टारगेट, 111 से 116 के टारगेट्स के लिए बिरला सॉफ्ट के अंदर खरीदारी करें। कोई भी डिप आता है तो इसके अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 97 रुपए 98 रुपए के आसपास है, जो कि आज का लो है। तो वो स्टॉप लॉस उसको स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं 111 से 116 के टारगेट्स के लिए।
111 116 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट में खरीदारी। लेकिन बड़े फंड्स कहाँ खरीदारी और कहाँ बिकवाली कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स हैं पूजा के पास। स्पेशली HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड ने किन शेयरों में खरीदारी की है और कहाँ से उन्होंने एग्जिट लिया है या अपनी खरीदारी की पोजीशन को कम किया है। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ है बताने के लिए। पूजा बताइए। जी अनिल जी, देखिए सूची बहुत लंबी है तो थोड़ा समय यहाँ पर लेंगे, क्योंकि HDFC AMC में कहाँ कहाँ बेचा है अपना हिस्सेदारी, कहाँ खरीदा है, कहाँ दुगनी की है, ये सारी डिटेल्स आज निकल कर आई हैं, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। पहला तो ये कि सरकारी कंपनी टेलीकॉम, पावर और केमिकल क्षेत्र में खरीदारी यहाँ पर की है, और जुलाई नतीजे जो आने वाले हैं उसके पहले देखा जा रहा है कि इन तमाम कंपनियों में HDFC AMC की तरफ से खरीदारी हुई है। तो यहाँ पर करीब 79 शेयर्स ऐसे हैं जहाँ पर की हिस्सेदारी बेची गई है। करीब 99 कंपनियों में नया निवेश देखने को मिला है HDFC AMC की तरफ से, और कुछ ब्लू चिप कंपनियां भी हैं जिनमें कि उनको काफी अच्छा मुनाफा हो चुका था, 40 से 110% तक का रिटर्न दे चुकी थी ये तमाम कंपनियां, तो वहां से इन्होंने एग्जिट भी कर लिया है। अब जो ब्लू चिप कंपनी है उसमें हम आपको बता देते हैं, इसमें रिलायंस, इन्फोसिस, L&T, ITC, HDFC और TCS जैसे कुछ शेयर्स हैं जिनके नाम शामिल हैं। इसके अलावा जहां पर 10 लाख से ज्यादा शेयर्स की बिकवाली हुई है उसकी भी लिस्ट है। इसमें तेजस नेटवर्क, आरती इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर, औरोबिंदो फार्मा, इंडियन होटल और फेडरल बैंक, ये कुछ ऐसी 6 कंपनियां हैं जहां पर कि HDFC AMC की तरफ से 10 लाख शेयर्स की बिकवाली हुई है। और वो कंपनी जहां से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है उस पर भी ध्यान दीजिए। इसमें अदानी पावर, भारत फोर्ज, हेवल्स और SH केलकर, ये 4 कंपनियां हैं जिनसे भी कि HDFC AMC ने पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। अब बात करते हैं खरीदारी की तरफ, तो 50 लाख से ज्यादा शेयर्स जहां पर खरीदारी हुई है, या इसमें SBI, वेदांता, कोल इंडिया, टेलीकॉम कंपनियों में भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, REC, तो ये कुछ सरकारी कंपनियां हैं, बैंक्स हैं और टेलीकॉम कंपनी जहां पर की खरीदारी देखी गई है। वो कंपनी जहां पर 5 लाख से ज्यादा के शेयर्स खरीदे हैं, इसमें भी ज्यादातर जो नाम है वो सरकारी कंपनियों के ही हैं। NTPC, PFC, गुजरात पीपावाव, ओरिएंट सीमेंट, HPCL, SBI कार्ड्स, सिप्ला, भारती इंफ्रा, ये कुछ 7-8 कंपनियां हैं जहां पर कि 5 लाख शेयर से ज्यादा की खरीदारी देखी गई है। और जहां हिस्सेदारी दोगुनी हो चुकी है, ये भी लिस्ट रिपोर्ट की गई है, जिसमें कि करीब 5 शेयर्स शामिल हैं। इसमें मनप्पुरम फाइनेंस, कंटेनर कॉर्प, JB केमिकल, SBI लाइफ, TCI एक्सप्रेस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी दुगनी की है। कुछ और भी है जहां पर की खरीदारी हुई है, इसमें मिश्र धातु निगम, DLF, HCL टेक, नेस्ले जैसे कुछ कंपनियां हैं, और इसके अलावा NBFC और बैंक स्पेस से कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस और बजाज फिनसर्व, ये भी कुछ ऐसी कंपनियां जहां पर की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। अच्छा पूजा, जहाँ तक मुझे 4 नाम आपने लिए जहाँ से वो पूरी तरह से एग्जिट हुए, जिसमें से भारत फोर्ज, ये और एक अदानी पोर्ट, भारत फोर्ज, ये जो आपके अदानी पावर, सर अदानी पावर, और कैश में एक ही कंपनी है वो SH केलकर जी, और कैश में एक ही है SH केलकर, राइट। अच्छा, 4 में से इन्होंने एग्जिट किया है, तो ताकि ये ध्यान में रहे कि जिन जिन कंपनियों में एग्जिट किया है वो क्या आपको सही भाव है वो देखना है। दूसरी, अगर आपके पास है तो आप उसको रिव्यू कर लीजिए। दूसरा, कम किस किस में किया है एक बार जरा जल्दी से मुझे बता दें, इंटरेस्टिंग नाम उसमें कौन से हैं? बिल्कुल, जहां पर बेची है हिस्सेदारी उसमें तेजस नेटवर्क है, आरती इंडस्ट्रीज है, टाटा मोटर्स, औरोबिंदो फार्मा, इंडियन होटल और फेडरल बैंक, ये 6 कंपनियां हैं जहां पर की हिस्सेदारी बेची गई है। और कुछ ब्लू चिप कंपनियों के नाम जो मैंने स्टार्टिंग में लिए थे उसमें इसलिए बेची गई है क्योंकि उनको मुनाफा काफी अच्छा हो चुका था, तो कुछ बड़ी कंपनियां जहां से एग्जिट किया है, लेकिन जहां पर हिस्सेदारी कम की है उसमें 6 कंपनियों के नाम ये जो मैंने बताए अभी वो इसमें शामिल है। बिल्कुल, और स्पेशली इनमें कैश मार्केट के स्टॉक्स पर फोकस करें जहां पर अगर आपको भी लगता है अच्छा मुनाफा हो रहा है, अगर बड़े फंड बेचकर निकल रहे हैं तो वो एक आपके लिए संकेत है। एंट्री ढेर सारे शेयरों में किए जो पूजा ने अभी आपको बताए हैं वहां पर, और इस बीच बाजार तेजी से रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। और 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी में मैं आपको यही कह रहा था कि चिंता न करें, 21,900 22,000 बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है, और वहाँ से अब देखिए बैंक निफ्टी धीमे धीमे ऊपर आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी भी 10,800 10,850 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा
और ऊपर आने दें, वहाँ पर आपके लिए निफ्टी पर बेचने का मौका मिलेगा। और बैंक निफ्टी में भी 22,200 22,300 की रेंज में आने दें, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा अगर आपकी सही लेवल पर एंट्री हुई। डे लो से आपको खरीदारी करने की राय, तो पैनिक न करें। ये ज़रूर है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आइए आपको ट्रेड करने के मौके दे रहे हैं राजेश पालिया साहब हमारे साथ फोन लाइन पर। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। राजेश जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, जो पहला स्टॉक ऑप्शन में रहेगा वो टेक महिंद्रा रहेगा। आईटी पैक से काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए दिखा स्टॉक में। जिस तरीके का आज ब्रेकआउट नियर टर्म चार्ट में देखने को मिला, तो 600 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है, 600 रुपए स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है, करीब 19 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है टेक महिंद्रा में 615 620 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो हम 600 रुपए का 19 रुपए में बाय करेंगे, इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो 27 रुपए से 30 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से इस ऑप्शन का जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 15 रुपए का रखेंगे। तो 15 रुपए के स्टॉप लॉस से 600 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। 27 और 30 रुपीज के टारगेट इस ऑप्शन के होंगे। तो ये पहला ऑप्शन है आईटी पैक से टेक महिंद्रा का। जो दूसरा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कोलगेट पामोलिव। हाँ, ये एक मिनट, ये 600 रुपए वाला जो कॉल ऑप्शन है टेक महिंद्रा का, ये क्या भाव में खरीदना है? 19 रुपए में। हाँ जी। ये आप 19 क्यों कर दिया है यार? ये गलत बात है राजेश जी। अच्छा खासा आप इंदौर के होके 19 बोलते थे। ये गड़बड़ है यार, ये ठीक नहीं है। अपनी ओरिजिनल चीजों को छोड़ो मत आप। वो बंसल जी भी अच्छे खासे गोदरेज सीपी बोलते थे, गोदरेज पे आ गए। हमारे दीप जो कंसाई नेरोलैक बोलते थे, कंसाई पे आ गए। मैं जहाँ आप लोगों को पूछता हूँ तो आप बदल देते हो यार, ये तो गलत बात है। वो अनिल जी बहुत टाइम हो गया ना स्टूडियो में बैठे नहीं है, तो आपका असर थोड़ा दूर हो गया। तो वापस स्टूडियो में आएंगे तो वापस बैक टू ओरिजिनल चले जाएंगे। आप है ना 19 को छोड़ दे कोई बात नहीं, लेकिन कृपया करके इंदौर की सेव और पोहे ये मत छोड़ देना। बस वो आप सेवन करते रहे, वो बहुत जरूरी है। मतलब एक इंदौर वाले के अंदर वो इंदौर की सेव और पोहे ना हो तो फिर मतलब क्या है? तो आप समझ सकते हैं, राइट? तो आइए तो टेक महिंद्रा का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है 600 रुपए वाला। और अच्छा दूसरा ऑप्शन बताइए राजेश। दूसरा ऑप्शन रहेगा कोलगेट पामोलिव में, कोलपाल का। ये स्टॉक में भी देखें तो जिस तरीके का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है 1400 के ऊपर, अब ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। और इसमें एक काफी बड़े एक एक्यूमुलेशन के बाद अब ये स्टॉक जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया है, ये स्टॉक में लग रहा है 1460 1470 तक की इसमें रैली होना चाहिए। तो हम इसमें जो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे वो 1460 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, जो कि अभी 36 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें जो लगता है टारगेट आना चाहिए 50 रुपए से 55 रुपए तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से 40 से 50 रुपए की अपसाइड यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में। इसमें स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो 29 रुपीज का रखेंगे। टारगेट होंगे 50 रुपए और 55 रुपए के। तो कोलपाल का हमको जो कॉल ऑप्शन बाय करना है वो 1460 की स्ट्राइक का बाय करना है। नहीं, कोलपाल में आप इसमें शॉर्ट फॉर्म क्या राजेश जी? कोलगेट बोलो तो भी उतना ही टाइम लगता है, कोलपाल बोलो तो भी उतना ही टाइम लगता है। जी, वो तो कोलपाल बोलने की क्या खास वजह है? एनएससी में कोड कोलपाल के नाम से आता है, तो जो ढूंढते हैं इसको स्क्रिप्ट को तो वो कोलपाल के नाम से आती है। ओह अच्छा, अब वहां से समझ में आया कि कोलपाल वहां से। मैं वही सोचता था कि इसको तो कोलगेट बोलो या कोलपाल बोलो, बोलना तो उतना ही पड़ रहा है। तो चलिए कोलपाल का 1460 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए 36 रुपए में। 29 रुपए का स्टॉप लॉस है। 50 से 55 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय है राजेश जी की। एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आने की तैयारी में चेतन भूटानी जुड़ेंगे आपके साथ, हमारे दिल्ली से संवाददाता। लेकिन उससे पहले वागले साहब गुड मॉर्निंग। दोपहर वाली बिल्कुल बजाइए वागले साहब के लिए। BTST वागले साहब की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। पहले तो मैं HCL टेक पे अपडेट देना चाहता हूँ। हमने 593 594 में जो बाय करने को कहा था वो कॉल इंटैक्ट रखे। उसका स्टॉप लॉस अभी 598 को ट्रेल करे। मुझे लगता है 610 के लेवल्स मिलने चाहिए कल तक। अभी मेरा कॉल है कोलगेट पामोलिव, जो पालविया जी ने कहा है, मुझे भी उसमें मोमेंटम दिखता है। मुझे लगता है 1430-31 का जो करंट भाव है यहाँ पर लेके चले। 5 रुपए से ज्यादा गिरावट मुझे दिख नहीं रही है। 1415 का स्टॉप लॉस होगा
और 1465, 1470 का कल या मे बी 1 से 2 दिन का व्यू है। इसमें 3 से 4% की मूव शायद कल ही आनी चाहिए। ओके, 1465 तक की मूव। आज कोलगेट पर सब लोग बुलिश है। सुबह शुभम जी भी है, ऑप्शन देके गए 1440 वाला। अभी राजेश जी ने 1460 वाला ऑप्शन बोल दिया। आप 1430 में खरीदने को तैयार हैं। कोलगेट पर बड़े बुलिश हो रहे हैं सब लोग, और साथ ही बुलिश हो रहे हैं सब लोग टेक महिंद्रा पर भी। और वागले साहब ने भी एचसीएल टेक कहा था, एचसीएल टेक भी अच्छी दौड़ लगा रहा है। तो स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में है, और ये जबरदस्त एक्शन थोड़ी देर और आगे बढ़ने की तैयारी में है। ये बढ़े उससे पहले जल्दी से एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं रुख। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में नई दिल्ली से। चेतन, स्वागत है आपका। बताइए सबसे पहले तो क्या है बड़ी खबर, किस मिनिस्ट्री से, किस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये खबर है, और क्या है खबर? देखिए सर, अभी मेरे सोर्सेज के हिसाब से अभी शिपिंग कंपनियों का एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज आने की तैयारी में है। सोर्सेज के हिसाब से भारत सरकार हिंदुस्तानी शिपिंग कंपनीज को राहत देने की तैयारी में जुट गई है, जिसमें आपको याद होगा कुछ टाइम पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यह अनाउंस किया था कि 200 करोड़ रुपए के सारे ऑर्डर्स हिंदुस्तानी कंपनियों को जाने चाहिए। तो शिपिंग मिनिस्ट्री इस काम में जुट गई, और जिसके चलते हिंदुस्तानी शिपिंग कंपनीज, घरेलू शिपिंग कंपनीज को बहुत बड़े फायदे पहुंचाने का प्रयत्न सरकार अब करने जा रही है। जैसे माना जाए तो यूरिया, कच्चा तेल, कोयले का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिंदुस्तानी कंपनीज द्वारा ही किया जाए। ये एक ऐसी गुहार शिपिंग मिनिस्ट्री ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, कोयला मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री सबको लगाई है, ताकि ये आत्मनिर्भरता भारत का जो सरकार का अभियान है वो सक्सेसफुल रहे। दूसरी चीज ये सर की शिपिंग मंत्रालय ये भी चाहता है कि शिप रिपेयर और शिप बिल्डिंग जैसे दोनों कार्य हिंदुस्तान में किए जाएं। इसमें मेक इन इंडिया को बूस्ट दिया जाए। तो तभी सरकार अब ये चाहती है कि जो भी पीएसयू, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी शिप रिपेयर करवाना चाहती है, शिप बिल्डिंग करवाना चाहती है, तो वो हिंदुस्तानी कंपनियों द्वारा ही किया जाए। तो जाहिर सी बात है, कंपनियां जो बहुत सारी इसमें लगी हुई, जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो और कोचिन शिपयार्ड है, जो बहुत सारी कंपनियां इनमें ऑलरेडी काम करती है, उनके लिए ये बहुत, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए ये बहुत अच्छी खबर आएगी आगे जाके, क्योंकि अभी ये प्रोसेस, चिट्ठी लिखने का प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है, काफी मंत्रालयों में जा चुकी है, और 1 से 2 महीने में मेरे सोर्सेज के हिसाब से ये इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे आ जाएगा, ताकि हिंदुस्तानी शिपिंग कंपनीज को बूस्ट देने की बात डेफिनेटली सक्सेसफुल मानी जाएगी। बिल्कुल, और शिपिंग मंत्रालय की सारी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं चेतन। और चेतन ये बता रहे हैं कि शिपिंग मंत्रालय ने अब सारे दूसरे जो मंत्रालय, चाहे उसमें पेट्रोलियम हो, कोयला मंत्रालय हो, स्टील मिनिस्ट्री हो, सबको चिट्ठी लिखी है कि जो हाल ही में सरकार ने इरादा किया था कि 200 करोड़ तक के जो भी ऑर्डर्स होंगे, 200 करोड़ तक के, वो सारे के सारे लोकल कंपनियों से सोर्स किए जाएंगे, न कि विदेशी कंपनियों को वो ऑर्डर दिए जाएंगे। तो इस दिशा में जो भी ढुलाई के ऑर्डर हैं या और किसी तरह के ऑर्डर हैं शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो सारे के सारे, चाहे रिपेयर्स के हों, चाहे वो ढुलाई के हों, या फिर शिप बिल्डिंग से रिलेटेड हों, जो भी इस तरह के ऑर्डर होंगे वो हमारी शिपिंग कंपनियों को मिलने चाहिए, ये उनका कहना है। और इस पर उन्होंने सारे मंत्रालयों को कहा है। तो जाहिर सी बात है कि शिपिंग कॉरपोरेशन, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जैसी कंपनियों के लिए ये एक अच्छी खबर है जो चेतन इस वक्त बता रहे हैं। इस पर जल्दी से फोकस होता हुआ दिखेगा। सरकार प्रिंसिपली ये फैसला ले चुकी है, अब इसे लागू करना बाकी है। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर। पेट्रोलियम, कोयला, पावर, फर्टिलाइजर, इन सभी मिनिस्ट्री को शिपिंग मंत्रालय ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सामने से चिट्ठी लिखी है कि भाई लागू करो, हो गया, ये फैसला हो गया, अब जल्दी से इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर इम्प्लीमेंट करने के लिहाज से। किरण जी भी हमारे साथ है। किरण जी भी बीटीएसटी कॉल्स देना चाहते हैं, लेकिन शायद ये बीटीएसटी कॉल्स कोलगेट के तौर पर सबका हो चुका है। मैं कोलगेट के बारे में बता दूं, कोलगेट के बारे में किरण जी, आपकी भी कोलगेट खरीदने की राय थी, और इधर विश्वेश जी भी मुझे कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है। तो क्या हो गया किरण जी, सब लोग को कोलगेट ही लेना है क्या? चक्कर क्या है इसमें? नहीं अनिल जी, ब्रेकआउट बहुत बेहतरीन है, और जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है, मेरा मानना है पहले पालवे जी ने ले लिया, उधर वागले जी ने ले लिया, तो मैंने आपसे कहा कि अभी सब लोगों ने ले लिया है, तो अभी इसको छोड़ दे, दूसरा कोई स्टॉक निकालते हैं। पर चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है अनिल जी। मेरा मानना है कि करंट लेवल्स 1433 से लेके 1425 तक एक्यूमुलेट करना चाहिए। 1420 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 1470, 1475 के टारगेट्स 2 से 3 दिन के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। तो चलिए, कोलगेट पर है सबकी खरीदारी की राय, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर तेजी बनती हुई दिख भी रही है। थोड़ी देर में वसीम साहब
बसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और वो देंगे आपको BTST के से जुड़े हुए बेहतरीन कॉल्स। लेकिन उससे पहले सचिन जी तैयार है बिगुल बजवाने के लिए, और सचिन जी के बाद कतार में हैं आशु जी। तो पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में निकले हैं सचिन जी आगे। सचिन जी के लिए बिगुल। बताएं सचिन जी। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है वापस पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्दी रहा है, अराउंड 1385 1390 एक अच्छा सपोर्ट जोन रहा है स्टॉक के लिए। एंड जिस तरीके से ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बेस के नज़दीक ये स्विंग बन रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से वापस मोमेंटम मिलना चाहिए काउंटर में। एंड जिस तरीके से इसका इमीडिएट हर्डल है अराउंड 1445 के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल रिविजिट होना चाहिए। तो 1445 के एक ही लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1377 का, एंड 1390 के आसपास ये स्टॉक मेरे रेडार में आया है। तो अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1377 होगा स्टॉप लॉस एंड 1445 का एक ही होगा टारगेट। ओके, तो ये है पीडीलाइट में खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई। आइए अगला बिगुल आशु सर के लिए। बताएं आशु सर। अनिल जी, मैं रिफ्रेश करने के लिए बोल रहा था, नया कॉल नहीं है। भारती, अनिल जी, भारती ने डे हाई क्रॉस कर लिया है। पिछले आधे घंटे में हमने 580 के अराउंड 579 580 फ्यूचर था, अभी 587 भी डे हाई भी क्रॉस कर गया है। अनिल जी, मैं पिछले 3-4 बार से हर इंटरव्यू में रिमाइंड करवाता हूं कि ये पेशेंस टेस्ट कर रहा है, 600 निकल जाएगा, किसी के हाथ में रहेगा नहीं, ये मस्ट होल्ड है। और ये मतलब चाहे फ्यूचर का स्टॉक है, लेकिन प्रॉब्ली दी ओनली स्टॉक जो मैं बार बार सब क्लाइंट्स को बोलता हूं कि डिलीवरी उठा के रख लें इसकी। ओके, परफेक्ट, बिल्कुल। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए, ऐसा नहीं कि आशु सर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा मंदी में ही बढ़ाते हैं, बार बार ये बोल के कि सावधान रहें, डिस्ट्रीब्यूटर करें, डिस्ट्रीब्यूशन ये वो सब, तेजी में भी उतना ही बढ़ाते हैं। अब आप तेजी की सुनते नहीं, तो ये आपकी प्रॉब्लम। देखो भारतीय को लेकर लगातार बार बार, अभी देखो फिर से अपडेट दिया, तो भारतीय पे तेजी का कॉन्फिडेंस भी बराबर वो बढ़ा रहे हैं। मंदी का बढ़ाते हैं तो तेजी का भी बढ़ाते हैं, बिल्कुल बैलेंस है। आइए इस बैलेंस में एक बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए, जो दोनों बैलेंस होकर एक देते हैं ज्ञान, दूसरे देते हैं लेवल। आइए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर, कौन देगा ज्ञान और कौन देगा लेवल? देखिए अनिल जी, स्टॉक वही है जिससे हमारे अपने आर ओन आशु मदान जी मैरिड हैं। स्टॉक है भारती एयरटेल। जब भी आते हैं 2-3 बार स्टॉक रिकमेंड करते हैं, और भारती एयरटेल एक काफी बड़े दर्जे का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है। और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, मुझे लगता है आशु जी की मुराद शायद पूरी होगी। तो भारती एयरटेल पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, पिछली बार जब भारती एयरटेल पर चर्चा हुई थी आशु जी के साथ, तो उन्होंने कहा था, इसमें मैंने उनको बताया था कि इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है। तो उनके मुझे कई बार उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या पैटर्न फेल तो नहीं हो गया है। और अनिल जी देखिए, बिल्कुल भी पैटर्न फेल नहीं हुआ। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट भारती एयरटेल में इंट्राडे चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। तो आशु जी को समर्पित ये कॉल है, मौजूदा स्तरों पर बाय करें। 580 रुपए 580 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 599 का, 599 रुपए का। दूसरा टारगेट 610 रुपए का। 610 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी की राय। तो बिल्कुल, तो खरीदारी करने की राय राकेश जी की और कुणाल जी की उसी स्टॉक पे जो राकेश जी के खुद के अपने और ओन जो बोला राकेश जी ने, वो है आशु मदान साहब। उन्होंने खरीदने की राय दी है मिसेज भारती मदान, ओ सॉरी भारती एयरटेल। आशु जी गलती हो गई, वो मतलब है ना, उन्होंने बोला कि जिनसे आपने शादी की, तो मैंने मुझे लगा सरनेम मतलब यही है ना। तो आपकी स्टॉक को खरीदने की राय आशु जी दे रहे हैं। जी बोलिए आशु जी। जी अनिल जी, एक अपडेट और है, एक थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा। ये लोग ना पेयर ट्रेड जब हम देते हैं, तो अनिल जी जो बेस्ट पेयर ट्रेड होता है वो होता है कि प्लस वाला ऊपर जाए और शॉर्ट वाला नीचे जाए। और उससे कम ट्रेड ये होता है कि जो एक साइड का ऊपर जाए या नीचे जाए, दूसरे साइड का वही रहे। और खराब होता है कि दोनों साइड खराब हो जाए। तो अनिल जी, एक डिसिप्लिन होता है, जब पेयर ट्रेड है ना, तो उसका स्क्वेयरिंग ऑफ भी साथ में करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड काट लेते हैं,
मतलब एक में 10 रुपए आ रहे हैं तो एक में 2 रुपए आ रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपके पास नेट 8 रुपए आ रहे हैं, आपको बुक कर लेना चाहिए। तो ये अनिल जी आगे से लोग, क्योंकि बहुत लोग ये पूछते हैं आपने ये सेल दिया था, वो लॉन्ग दिया था, उस लॉन्ग का क्या करें, उस शॉर्ट का क्या करें। अरे भाई मैंने पेयर ट्रेड दिया था, अगर L&T 930 में शॉर्ट दिया था तो अभी भी 930 है, अगर LIC 274 में शॉर्ट दिया था अभी भी 274 है, और अगर भारती 579 में दिया था तो 588 है। अनिल जी अब डिसिप्लिन ये कहता है कि दोनों पेयर ट्रेड खत्म करने चाहिए, अगर कोई एक लेग करेगा तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, तो अगर पेयर ट्रेड लिया है तो वो ट्रेड फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप वो ट्रेड फॉलो करें। फिलहाल भारतीय एयरटेल पर ज़रूर नज़र रखिए, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पर एक स्टॉक जहाँ पे आपने बड़ी वीकनेस आती हुई देखी है और अभी भी आप देखें तो काफ़ी तेज़ गिरावट है, येस बैंक। जब से इसकी FPO की खबर आई और ऑफकोर्स अब FPO जो खुला है, अनिल जी क्या करना चाहिए? एक बार येस बैंक का हमने वैसे सुबह तो चर्चा करी थी और आपने रिकमेंडेशन भी दिया था कि दोनों तरफ से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, पर 13.5% की गिरावट है सर। जो लोग घबरा रहे हो कि क्या करना चाहिए, स्टॉक में आगे क्या होगा, उनके लिए क्या राय है? दीप, राय एकदम साफ है, जिनके पास शेयर है उन्हें बेचकर FPO में अप्लाई करना चाहिए। आराम से आपको शेयर वहां मिल जाएंगे, वहां खरीदारी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये राय मैंने गुरुवार को भी दी थी जब अनाउंस हुआ कि फंड रेजिंग प्लान आ रहा है, और आज भी हमने सुबह यही बात की कि आपको डिलीवरी बेचकर नीचे में वापस ले लेना चाहिए। लेकिन एक जो बात अभी खबरों वाले शेयरों के वक्त पूजा बता रही थी, उसमें मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि कहीं भी कोई रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए या जो भी लोग FPO में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए किसी तरह का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, 30 दिनों का लॉक इन पीरियड नहीं है, ये आप ध्यान में रखें। आप आराम से जिस दिन शेयर मिलेंगे उसी दिन शेयर बेच पाएंगे। ये लॉक इन पीरियड सिर्फ और सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए होता है, जो IPO में भी होता है। सपोज जो रोजारी बायोटेक का IPO खुला है, वहां पर जिन लोगों ने एंकर बुक में इन्वेस्टमेंट किया है, जिन फंड्स ने, तो वो फंड्स के लिए है। येस बैंक में भी जो कुछ लॉक इन है वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए किसी तरह का कोई 30 दिनों का लॉक इन पीरियड नहीं है। क्योंकि उस वक्त मैं इसीलिए पूछ भी रहा था, क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने अपने सूत्रों से पता किया है और क्लैरिफिकेशन लिया। तो आप निश्चिंत रहें, येस बैंक के ऑफर फॉर सेल में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, फुल ऑन पब्लिक ऑफर में, माफ कीजिएगा, तो आपको कहीं कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा, आपके शेयर फ्री हैं। आप जब भी आपको अलॉटमेंट मिलेंगे, जितने अलॉटमेंट मिलेंगे, जब आप बेचना चाहें बेच सकते हैं। 1 महीने का लॉक इन पीरियड वाला मामला नहीं है, ये ध्यान में रखें, ये निश्चिंत रहे। तो कम से कम आपके लिए ये एक चीज एकदम क्लियर कट है, आपको किसी तरह का कोई लॉक इन पीरियड नहीं लगेगा। ये येस बैंक को लेकर मैंने कहा आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं ताकि लोगों को कंफ्यूजन रहे। कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको जो भी शेयर मिलेंगे आप बेच पाएंगे। जी दीप, ये एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आपके लिए है कि जो भी शेयर मिलेंगे आप बेच पाएंगे और जिस दिन मिलेंगे उस दिन भी आप बेच सकते हैं। कोई लॉक इन पीरियड आपके लिए नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एंकर निवेशकों के लिए होता है, तो आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये है आ रही है क्लैरिफिकेशन अंजी की तरफ से इस समय। पर कई और स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया मूव्स आती हुई दिख रही हैं, कुछ कैश स्टॉक्स भी हैं जो आज आपको बढ़िया एक्शन में दिख रहे हैं। BASF, सचिन जी अगर मुझे याद है इस स्टॉक पर आपने पहले रिकमेंडेशन की हुई है, जरा एक बार नजर देकर बताइए चार्ट क्या बता रहा है। बड़ा स्पाइक आया है स्टॉक में। जी दीप, इनफैक्ट ये SPL इस पर्टिकुलर शो में ही हमने इसे रिकमेंड किया था अराउंड 1100 के आसपास, तब इसके भाव थे। एंड जिस तरीके से यहाँ पर ये साइकिल कंटिन्यूड है, मुझे लग रहा है जो 1460 तक के लक्ष्य है, मुझे लग रहा है वहाँ तक की रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो क्लियरली कहीं पर भी डिस्टॉर्शन नहीं है, एक अच्छे हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस में है स्टॉक। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर किसी के ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस भी है तो यहाँ पर 1220 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से पैटर्न है, मुझे लग रहा है इसके जो पैटर्न टारगेट्स है अराउंड 1460 के, वहाँ तक होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। तो बने रहना चाहिए, अच्छे ट्रेंड में है, अच्छा स्टॉक है एंड मोमेंटम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज के समय में। तो ये है आपके लिए राय बासफ पर। आइए, बसीन साहब हो रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में तैयार, और अगर वो तैयार है तो हम सीधा बिगुल के बाद जाएंगे उनके पास, और नहीं तो फिर हम बैन से बेनिफिट के लिए आशीष भी तैयार हो रहे हैं। तो तैयारी दोनों ही तरफ है। तो आइए, जो पहले ज़्यादा तैयार हो उनके लिए बिगुल। के मामले में आगे निकले हमारे एवरेडी और सदाबहार
सदा बुलिश बसिन साहब। सर ऐसा सदा बुलिश मतलब ऐसा नहीं, शॉर्ट कॉल भी रहते हैं वक्त वक्त पर। और देखिए कल के शॉर्ट कॉल्स शुक्रवार के बजाज फाइनेंस, बजाज सेंसर दोनों ने किया है कमाल, और लॉन्ग कॉल बीपीसीएल, तो 3 बीटीएसटी शुक्रवार को मिले और आज आपकी तेजी और मंदी करने की दोनों इच्छाएं पूरी हुई और शानदार मुनाफा भी हुआ। ऐसे में ये जरूरी है कि अब इंतजार करें आप आज के बीटीएसटी कॉल का, इससे बढ़िया क्या कॉल्स मिलेंगे। दोनों तरफ के शेयर पैसा बना कर दे। जो अभी आशु सर थोड़ी देर पहले बोल ही रहे थे, जब आप पेयर ट्रेड बनाते हो तो सबसे बेस्ट पेयर ट्रेड वो है कि तेजी वाला बढ़े और मंदी वाला घटे, तो वो बेस्ट पेयर ट्रेड आपको शुक्रवार को मिला। आज क्या देने जा रहे हैं बसिन साहब? सर स्वागत है, बताइए। अनिल जी, तो आपने देखा कि दोनों 50 के शेयर घटे हैं और बीपीसीएल और टेक्नोलॉजी के शेयर आज भी होने का है। बसिन साहब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, मैं एक बार एक काम करता हूँ, फोन काट के फिर से आपको लगाता हूँ। हमारे यहाँ इंडिया में वही टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा काम करती है। अगर गाड़ी नहीं चल रही, बाइक नहीं चल रही, झुकाओ एक बार, फिर थोड़ी देर बाद वापस किक लगाओ, फोन साफ आवाज नहीं आ रही, काटो फिर से लगाओ। तो बसिन साहब को एक बार फिर से कट करके फोन लगाते हैं, शायद इस बार कनेक्शन ज्यादा बेहतर हो। तब तक आशीष तैयार है बैन से बेनिफिट के लिए, बिगुल आशीष के लिए। आशीष बताइए, बाहर कौन निकलेंगे पहले वो बताओ। 6 है ना अभी अंदर? बिल्कुल अनिल जी, उसमें से ना 2 बाहर आ जाएंगे। ग्लेनमार्क है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट घटकर 82%, 82% आ गई है, तो संभावना है पूरी की यहाँ से बैन से निकल जाएगा। और बीएचईएल यहाँ पर भी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो अब घटकर 80% आ गई है, तो बीएचईएल का तो निश्चित है कि ये बैन से बाहर निकल आएगा। ओके, भेल तो पक्का ही है। ग्लेनमार्क डामाडोल है, बॉर्डर पे आ भी सकता, नहीं भी आया, लेकिन आ जाएगा। दोनों में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया लोगों का, इसलिए मेरे को लगता है पोजीशन धीमे धीमे खत्म होगी। तो ग्लेनमार्क और भेल अभी इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, नया कौन आने वाला अंदर वो बताओ आप। तो एस्कॉर्ट्स 100% आ गई मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, और सेल ज्यादा दिन तक बैन से दूर नहीं रह पाया। अब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बढ़कर 97% आ गई है, तो सेल की भी पूरी संभावना है कि ये बैन में आ जाएगा। साथ ही अगर आप देखें तो कैनरा बैंक, ये थोड़ा बॉर्डर लाइन पे थोड़ा डाइसी है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन जो है 95% है। यहाँ से अगर थोड़ी कम होती है पोजीशन तो हो सकता है कि बच जाएगा, नहीं तो थोड़ी भी बढ़ी तो यहाँ से बैन में आने की पूरी संभावना है। सेल भी डाउटफुल है कि सेल आ ही जाएगा पक्का? हाँ, सेल 97% तो अभी हो गई है अनिल जी, तो फिर इसका तो लग ही रहा है कि आ जाएगा ये बैन में। ये गजब है एक्चुअली। एस्कॉर्ट्स स्टॉक तो बिल्कुल भी ऊपर नीचे मूव नहीं हुआ, लेकिन 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। बैन में आने की तैयारी। सेल और एस्कॉर्ट्स 2 स्टॉक बैन में आ रहे हैं। किरण जी जरा इनके चार्ट्स वार्ट्स आप देख के तैयार रखिए, बैन में आने वाले। तो बैन में आने के पहले आज कोई पोजीशन बनानी क्या, आपको मैं समय देता हूँ 3 मिनट का, आपका समय शुरू होता है अब। उससे पहले बसिन साहब हैं हमारे साथ तैयार फोन लाइन पर, हालांकि कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जैसा है उससे काम चलाते हैं। बसिन साहब सर बताएं सर आपकी बीटीएसटी कॉल्स। पहले तो टेक महिंद्रा सर मुबारक हो, 601 हो गया जो आपका सुबह का कॉल था। अब आपको और बॉश हो गया 14,000, जो आपको 11,300 पे ठोक के कहा था 15,000, 30% का रिटर्न। सर बीटीएसटी है सीमेंट, रैमको सीमेंट 458 से 658 से 660, 645 का स्टॉप लॉस, 700 का टारगेट। ये कल अगले हफ्ते, इस हफ्ते में जरूर 700 का टारगेट। रैमको सीमेंट इज कमिंग आउट इज वेरी गुड नंबर्स, और सीमेंट डिस्पैचेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। So Ramco Cement would be my BTST for the next few days. ओके, दूसरा स्टॉक सर एक ही है? एक ही है सर Ramco Cement आज के लिए। आपको कहा था सर कोई शॉर्ट साइड पे नहीं कोई? हेलो, शॉर्ट साइड पर कोई भी नहीं सर? नहीं, आज के लिए सर दे दिए जो शॉर्ट थे, अब कल देखेंगे सर। रैमको इज द टॉप पिक, और साथ में भारती में मैं रीइंफोर्स करता हूं कि अगर डिक्लाइन मिले लीजिए, भारती इज हेडेड फॉर 625। वंडरफुल, भारतीय अभी भी मजबूत है, 625 की तरफ बढ़ रहा है। खरीदारी करें, जब जब गिरावट मिले खरीदारी। बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है, डायरेक्शन क्लियर है, आपको बता दिया बसिन साहब ने। सीमेंट शेयरों में डायरेक्शन क्लियर है, आपको बता दिया तेजी की तरफ। भारतीय में डायरेक्शन क्लियर है, बता दिया तेजी की तरफ। रैमको सीमेंट बीटीएसटी के तौर पर कल के लिए शुक्रिया सर। कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात 10 बजे, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बसिन साहब। ये बेहतरीन पिक्स रैमको सीमेंट खरीद कर जाए आप, कल के लिए भी और 2-4 दिनों के लिए भी। ओके, सचिन जी भी हैं हमारे साथ इस वक्त तैयार बीटीएसटी के लिए, और उसके बाद किरण जी के को जो काम उनके जिम्मे सौंपा गया है, अब तक किरण जी ने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। तो तब तक पहले एक बार सचिन जी का बीटीएसटी ले लेते हैं।
सचिन जी बताइए। अनिल जी, मुझे लग रहा है बैंक्स में थोड़ी सी वीकनेस है एंड जिस तरीके से आरबीएल बैंक की पोजीशंस है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 180 एक काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट था आज के लिए, जो ब्रेक हो चुका है और उसके नीचे स्विंग्स बन रहे हैं। तो अराउंड 179.50 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। एंड जो नीचे मुझे लग रहा है एक मेजर सपोर्ट है, इसके बाद वो लगभग अराउंड 169-170 के जोन में ही आता है। तो 170 के टारगेट के लिए यहाँ पर ये शॉर्ट पोजीशन होल्ड करनी है एंड स्टॉप लॉस आपको काफ़ी छोटा लगाना है, अराउंड 2 रुपये तक का। तो फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करना चाहिए आरबीएल बैंक में। मुझे लग रहा है यहाँ पर वीकनेस बरकरार रह सकती है अगले कुछ दिनों के लिए। ओके, आरबीएल बैंक में शॉर्ट पोजीशन बनानी है 178 पे 170 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस क्या बताया सचिन जी आपने? अनिल जी 179.50। ओके 170। इनफैक्ट मैं आपका है ना वो पीडीलाइट वाला भी मैं लेवल लिखना भूल गया था। भूल के क्या मतलब सुन नहीं पाया था। 1395 में पीडीलाइट खरीदने की आपने राय दी थी, उसके भी एक बार जरा बता दो मुझे वापस से। हिसाब रहेगा, लिखा हुआ रहेगा तो ठीक है, कभी भी मैं आपको पकड़ सकता हूँ वापस। बाइंग रेंज है अराउंड 1395-1390 ये लेवल है। टारगेट है अराउंड 1445 का एंड स्टॉप लॉस होगा अराउंड 1376 का। 1370 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे 1445 के टारगेट के लिए। किरण जी तैयार है आप अपने साथ पूरी कैलकुलेशन के साथ? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बताइए सर। देखिए एस्कॉर्ट्स में जो लॉन्ग पोजीशंस अगर किसी के है तो बिल्कुल रखने की सलाह है, क्योंकि अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है। एक छोटा सा बैरियर 1160 के करीब है, तो थोड़ा सा कंसर्ट करेगा। ये स्टॉक काफी एक वन वे रैली दिलाता नजर आ गया है, तो मेरा मानना है कि बैन में भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके लॉन्ग पोजीशंस इंटैक्ट रहने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 1110 के नीचे ही होना चाहिए। 1120 से लेके 1150-60 ये एक ट्रेडिंग रेंज रहेगी। जहां पे स्टील अथॉरिटी की बात है, सेल में भी ऐसे ही कुछ रुझान है। इधर भी कुछ ज्यादा चार्ट पैटर्न खराब नहीं हुआ है, बल्कि एक अच्छे खासे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 4 दिन पहले देखने को मिला था। अभी उसके बाद एक अच्छी रैली, उसके बाद ये वापस कंसल्ट करता नजर आ रहा है। इसके लिए स्टॉप लॉस नजदीक है। 35 रुपीज के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मुझे लगता है ये भी कंसल्ट करेगा बिटवीन 35.50 एंड 38। तो मेरा मानना है कि ये दोनों ही स्टॉक्स लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए अभी के लिए। पोजीशन बनाए रखें दोनों ही शेयरों में, बिल्कुल भी घबराए ना, डरे ना। इस बीच सुमित जी तैयार है? सुमित जी क्या देने वाले हैं, ऑप्शन या फिर सैटेलाइट या बीटीएसटी? आपके पास 3 ऑप्शन है, बताइए सर कौन सा देंगे? छोटा ऑप्शन बजाइए अनिल जी, छोटा ऑप्शन। ओके, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई हमारे सुपरफिट सुमित जी की तरफ से। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी कॉल लेने का सलाह रहेगा हिंडाल्को में ब्रेकआउट है। 200 डीएमए लेवल्स आज ब्रेक हो रहे हैं। 170 वाला कॉल 7 रुपए 20 पैसा अभी ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदारी करें। हिंडाल्को में 200 डीएमए लेवल्स के ऊपर आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और पिछले 7-8 दिनों से रोज हिंडाल्को तेजी दिखा रहा है। और 200 डीएमए के ऊपर निकलना और उसके ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब हो गया कि हिंडाल्को यहाँ से 10 रुपए का या शायद 15 रुपए का तेजी जल्दी ही दिखाएगा। तो हिंडाल्को के अंदर यहाँ पे खरीदारी करनी है। 170 वाला कॉल सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस नीचे में इस कॉल का जो बैठेगा 5 रुपए 50 पैसे 5 रुपए 60 पैसे के आसपास का है। हिंडाल्को का 170 कॉल का स्टॉप लॉस 5.5 रुपए के आसपास। ऊपर में जो 10 रुपए के टारगेट में बोल रहा हूँ स्पॉट लेवल्स में वो अचीव होते हैं, तो इस कॉल के अंदर कॉल का जो लेवल आएगा वो 12 रुपए से लेकर 14 रुपए तक का आएगा। 170 के कॉल का टारगेट होगा 12 रुपए 14 रुपए, बाय करे 5.5 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। हिंडाल्को के कॉल ऑप्शन में 170 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 7 रुपए 7.25 रुपए में लीजिए। 5.5 रुपए का स्टॉप लॉस है और 12 रुपए का टारगेट आपके लिए। आइए अब बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए। स्पेशल पिक का कुणाल जी और राकेश जी देने वाले, उनके लिए बिगुल। बताएं सर आपकी स्पेशल पिक। बंसल जी। अनिल जी स्टॉक है इमामी लिमिटेड। यही स्टॉक अनिल जी रडार पर आया है। पूरा एफएमसीजी जो है वो फ्लेवर पर है, और इमामी के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो धीरे धीरे करके इमामी को लें।
जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है 15-18 रुपए का आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है और सारे एफएमसीजी स्टॉक्स धीरे धीरे करके ब्रेकआउट दे रहे हैं। ये स्टॉक भी काफी वक्त से अंडर परफॉर्म कर रहा है। कैश मार्केट का शेयर है, मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 235 रुपए पर 235 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 258 रुपए का 258 का, दूसरा टारगेट 265 रुपए का होगा। तो 258 265 रुपए के पोजिशनल टारगेट के लिए इमामी में हमारी खरीदारी क्या है? बंसल जी, ये वाकई में आप पिक देना चाहते थे? मैंने पूछ लिया इसलिए आपने दे दी, क्योंकि आपने तो मुझे बताया नहीं कि आपको स्पेशल पिक देनी है। नहीं अनिल जी, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। ये तो कुणाल जी अभी डिस्कस कर रहे थे, इमामी कुछ कंफ्यूजन हो गया तो आप पिक के लिए आए अनिल जी उम्मीद के साथ। तो स्टॉक बढ़िया अनिल जी, इसमें एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट हो रहा है, तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है। मतलब कि स्टॉक जो जिस तरीके का ब्रेकआउट है स्पेशल पिक के सारे क्राइटेरिया पूरे करता है। हमने पिक नहीं देनी थी, आप एक्सीडेंटली आ गए, एक्सीडेंटली हमारे पास स्टॉक था। बट एक चीज सर्टेन है कि स्टॉक सारे क्राइटेरिया स्पेशल पिक्स के पूरे करता था, इसलिए इसको दिया। नहीं तो है अनिल जी, हम लोगों के पास लिबर्टी है बोलने के लिए कि अभी खोज जारी है। अरे मैं आपको सरप्राइज देने वाला था और आपको लग गया शौक। मैं आया था इसलिए कि आपने मुझे एक काम सौंपा हुआ था, मुझे तो मालूम है। आप भूल गए तो क्या हो गया, मुझे तो याद है। आपने कहा था जो आपकी जो पिक थी उस पर आपको पूरी फंडामेंटल राय देनी है। और आपने सुबह कहा था अनिल जी जब भी आपके पास टाइम हो तो आप मेरे पास आइएगा, तो मैं उसके लिए आया हूँ। अब आप दीजिए अपनी टेक्नो फंडा पिक महिंद्रा ईपीसी पर ज्ञान। ये इमामी तो हमारे पास एक बोनस में आ गया है ऐसे ही। तो ये बिल्कुल मैंने पिक का बिगुल बजा के पूछा, आपने इमामी बोल दी, मैंने कहा वाह मजे आ गए। लेकिन मुझे जानना है महिंद्रा ईपीसी के बारे में। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, पहले ये कंपनी जो थी फंडामेंटली ईपीसी इंडस्ट्रीज थी, इसको महिंद्रा ने टेक ओवर करा 2011 में 60 रुपए के भाव पर। डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड पे ऑफ काफी अच्छा है। और अब कैच क्या है कि पहले मार्केट लीडर जैन इरिगेशन था, वहां पे डेट के चलते, मिस मैनेजमेंट के चलते उसका शेयर धीरे धीरे अब महिंद्रा ईपीसी के पास जा रहा है। और सूनर महिंद्रा ईपीसी विल बी ए लीडर इन दिस स्पेस। तो एक री रेटिंग का कैंडिडेट है। इनके 2 प्लांट्स हैं, एक कोयम्बतूर में और एक महाराष्ट्र में। दोनों प्लांट्स फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फार्मर्स को, खेती को महिंद्रा से अच्छा कोई नहीं जान सकता। इनका एक अच्छा कनेक्ट है ड्यू टू इनका ट्रैक्टर बिजनेस के चलते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो लास्ट 3 ईयर्स इनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डबल हो रहे हैं, 8 से 16% हो चुका है। और कंपनी की जो ग्रोथ है काफी बढ़िया रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे प्रधानमंत्री जी का फोकस भी फार्म इनकम पर है। कितनी बार वो बोल चुके हैं कि फार्म इनकम को वो डबल करेंगे। तो ये स्टॉक एक री रेटिंग का कैंडिडेट है। एज ऑफ नाउ सिर्फ एक बड़ा नाम बजाज अलायंस यहाँ पर एक 1.91% स्टेक होल्ड करता है। बट सूनर यहाँ पर दूसरे भी बड़े नाम स्टेक लेंगे। और अगर किसी का 2 से 3 साल का नजरिया है तो स्टॉक डबलिंग का कैंडिडेट है। 3 से 4 महीने में 215 से 225 के भाव देखने को मिलेंगे। इन स्तरों पर अच्छा बाय है। अगर गिरावट में 165 के स्तर मिल जाए तो वो एक गोल्डन बाय लेवल है। और अगर 165 के लेवल्स आएंगे तो हम अपने क्लाइंट्स को भी बोलेंगे खरीदने के लिए। और 225 के भाव जब आएंगे तब हमारी जिम्मेवारी खत्म है। तो महिंद्रा ईपीसी पे खरीदारी की राय है। जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करे, जिन्होंने मिस करा हुआ है वो गिरावट पे ऐड करे। तो ओवर टू कुणाल जी नहीं है इसमें? अनिल जी, टेक्निकल अपडेट तो हम शुक्रवार को दे चुके हैं, तो कोई नया पैटर्न तो अनिल जी निकला नहीं है। फंडामेंटल अपडेट ही उस दिन मिस हुआ था। ओके, मुझे लगा कुणाल जी का मतलब कुणाल जी के हिस्से का सारा आप बोल गए। कोई बात नहीं, कुणाल जी की इसमें कुणाल जी सहमति तो है ना आपकी? मतलब खाली हाँ बोल दो कि हाँ जो बंसल जी ने बोला मैं पूरी तरह से 100% उनके साथ हूँ। और मैंने वो क्या बोलते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। मतलब स्पेसिफिक नहीं, जनरल, जिसमें जो भी राकेश जी कहे करें उसमें मैं हमेशा उनके साथ हूँ, ऐसा मान लें हम। अनिल जी देखिए, राकेश जी ने मुझसे पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ साथ वसीयत भी लिखवा रखी है अनिल जी, तो मेरा तो सब कुछ इन्हीं को समर्पित है। लेकिन अनिल जी देखिए, जो ये स्टॉक है महिंद्रा ईपीसी बहुत अरसे बाद एक ब्रेकआउट आया है। पहले ये बीएससी लिस्टेड था, अब इसमें दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। हमारा कुणाल जी कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक मिनट कुणाल जी, अब हो गया महिंद्रा ईपीसी में वसीयत भी आप है ना छोटे कुणाल जी के बजाय बंसल जी के नाम पे कर रहे हो, तो ठीक है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। आशु जी ने आपका क्या बिगाड़ा है?
आपके वैलेंटाइन है, थोड़ा बहुत तो आशु जी को भी दो। अच्छा, मुझे दीप को भी आप कम प्यार नहीं करते, थोड़ा बहुत हमारा भी तो नाम डालो उसमें। अनिल जी देखिए, अभी तो वसीयत बनाने में थोड़ा वक्त है, अभी तो देखिए ड्राफ्ट बन रहे हैं अनिल जी, ये तो फर्स्ट ड्राफ्ट है, अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है। तो अनिल जी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी कुछ ही नाम शामिल हुए हैं, अभी और भी नाम जुड़ेंगे अनिल जी। बिल्कुल हम लाइन में हैं। और आशु सर कुछ कहना चाहते हैं। आशु सर काम पक्का कर लो अभी से ही। अनिल जी बिल्कुल, आपने जो भी एक दो चीज पूछी ना कि आपकी पूरी सहमति है कुणाल जी की राकेश जी से, तो मैं तो जानना चाहता हूँ अनिल जी, मुझे तो लास्ट 1.5-2 साल 3 साल तक जब तक मेरा ध्यान जाता है, मुझे तो इनकी असहमति किसी के साथ कभी दिखी नहीं है। जो मैं उस दिन बोल रहा था ना, इनकी पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, ये सबके साथ सहमत हो जाते हैं। मैं कोई भी कॉल देता हूँ अनिल जी पूछने के लिए, लिमिटेड इंटरवेंशन फुल, कहते हैं पूरी तरह से सहमत हूँ आशु जी से। तो मुझे इनके ना ट्रायंगल से डर लगने लग गया, इसलिए आज कुणाल जी ने मेंशन भी किया, कभी सिमेट्रिक ट्रायंगल, कभी स्ट्रेट लाइन में असेंडिंग ट्रायंगल, वो मेरे को स्क्वायर बनते हुए जब आप कुछ भी कहें, मैं आपके आशु जी आप कुछ भी कहें, मैं आपकी सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता। आप कहते होंगे सहमत हो जाते हैं, मैं तो तभी मानूंगा जब कुणाल जी सहमत हो जाए कि अनिल जी का नाम भी अपनी वसीयत में डालेंगे, तब मैं मानूंगा कि सबके साथ सहमत होते हैं। मैं तो खुद देखूंगा अपने आप। और जिस दिन आशु जी ये करें, जिस दिन कुणाल जी आप ये करते हैं, उस दिन प्लीज बताइएगा, मैं अपना रिटायरमेंट प्लान के बारे में जरूर सोचूंगा। फिर अब उसके बाद ज्यादा और काम करने की जरूरत नहीं है। अगर कुणाल जी की वसीयत में जिनके पास 70 MNC स्टॉक हों, समझ तो गए होंगे आप, उसकी वसीयत में अगर आपका नाम आ जाए, फिर कौन काम करे? फिर काम करे तो वो फिर समझ सकते हो कि भाई वो पैदा ही किस लिए हुआ है। मजे करने हैं तो कुणाल जी की वसीयत में नाम ले लो और रिटायर हो जाओ। बिल्कुल परफेक्ट है। बंसल जी ठीक है ना, आइडिया आपको पसंद आ रहा है? नहीं अनिल जी बिल्कुल पसंद आ रहा है। अनिल जी देखिए, मैं ऊपर से बोल रहा हूँ पसंद आ रहा है, क्योंकि वसीयत में जो है भागीदार बढ़ रहे हैं अनिल जी, तो कैसे पसंद आएगा अनिल जी? अरे मुझे थोड़ा दे देना बंसल जी, ज्यादा आप रख लेना, आप और मेरा दोनों का, बाकी ठीक है। थोड़ा आशु जी का तो देखो वैसे भी कुणाल जी मानने वाले हैं नहीं। तो चलिए, ये है कुणाल जी के 70 बेहतरीन स्टॉक में हमारा भी थोड़ा बहुत हिस्सा जो शायद हमें मिले। आइए अब बिगुल बजाते हैं 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी का। जल्दी से देख लेते हैं किस तरह का ग्लोबल मार्केट्स का हाल है बिगुल के बाद। अनिल जी बढ़िया एक्शन है ग्लोबल मार्केट्स में। 0.5% की तेजी के साथ डाउ फ्यूचर्स 26,100 के पार है इस समय, 130 अंक ऊपर। नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर हैं। यूरोप के बाजार लगभग 1% ऊपर हैं इस समय सर। तो ग्लोबल क्यूज तो काफी मजबूत ही है। हाँ तो दीप देखिए, पहली चीज तो ये कि मंदी करने का मार्केट तो है नहीं। स्पेशली देखिए निफ्टी तो मजबूती के साथ अब भी बंद हो रहा है, 37 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। और अब तक की जो क्लोजिंग मिली उसके हायर लेवल की साइड ही, क्योंकि मेरे ख्याल से अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग जो हमें मिली है वो 10,813 और लगभग उसके आसपास ही आप बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो क्लोजिंग तो आपकी परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई चिंता की बात है नहीं निफ्टी में। पॉइंट नंबर 1 तो निफ्टी में आपकी पोजीशन तेजी की है, रख सकते हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि अगर ऊपर मिले मंदी, लेकिन अब उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या है कि ये 3 बजे पहले बड़ा मूव आ जाता तो ठीक है। अब आपको अगर पोजीशन लेकर जानी है 10,800 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए और 11,000 का, या 10,900 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 11,000 का बेच दीजिए, और 10,800 का एक लेना है तो 11,000 के 2 बेच दीजिए। ये आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। बैंक निफ्टी न्यूट्रल बंद हो रहा है, इन ए सेंस की न्यूट्रल मतलब ऐसा नहीं कि जिसमें आप तेजी की पोजीशन बनाकर जाए। कहीं कल 21,900 के नीचे ट्रेड करेगा तो फ्रेश शॉर्ट करेंगे, और 21,500 के ऊपर, माफ कीजिएगा 22,500 के ऊपर ट्रेड करेगा तो फ्रेश लॉन्ग करेंगे। तो बैंक निफ्टी न्यूट्रल, नो पोजीशन। और निफ्टी इस वक्त आपके लिए 10,800 का कॉल ऑप्शन या 10,900 का कॉल ऑप्शन, जो आपको ठीक लगे वो एक ऑप्शन ले लीजिए। 10,800 का ले रहे हैं तो 11,000 के 2 बेचिए, 10,900 का ले रहे हैं तो 11,000 का एक बेचिए। ये आपके लिए राजदीप। तो ये है आपके लिए क्लोजिंग की स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जी दीप, निफ्टी में कॉल ऑप्शन, बैंक निफ्टी कुछ भी नहीं। बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं, निफ्टी में कॉल ऑप्शन। ये है आप अनिल जी की तरफ से सलाह। निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है वैसे भी इस समय, बैंक निफ्टी 300 अंक नीचे है। पर चलिए क्लोजिंग से पहले 2-3 और कॉल्स हैं, जल्दी से ले लेते हैं। सुमित जी के पास एक BTSTT कॉल है, चलिए उनके लिए बिगुल बजाते हैं। बताएं सुमित जी। दीपांशु, BTST में बाय साइड का है, मेटल स्टॉक है, एक एक करके रडार पे आ रहे हैं। JSW स्टील
जेएसडब्ल्यू स्टील 198 के पास ट्रेड कर रहा है, इसको यहाँ पे बाय करना चाहिए। इस हफ्ते में मेटल स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील का पिछले 7-8 दिनों में एक छोटी सी दायरे में, छोटी सी रेंज में ट्रेड होते हुए देखने को मिला है और आज उस रेंज के ऊपरी लेवल पे ये आ चुका है। 200 के ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे ये निकलेगा तो उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील में बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जिसमें इमीडिएट 210 से 215 के टारगेट होंगे। अगर ये रैली मेटल्स में कंटिन्यू करती है और अच्छा मूव देखने को मिलता है मार्केट्स में, तो 225 रुपए तक का मूव भी जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल सकता है। फिलहाल 210, 215 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए जेएसडब्ल्यू स्टील को यहाँ पे सीएमपी पे बाय करें। नीचे में छोटा सा स्टॉप लॉस 193, 194 के आसपास का लगाए। कल परसों में यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए और एक अच्छा अपसाइड मूव जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिलना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील में करें आप खरीदारी, ये है राय इस वक्त सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही। तो सुमित जी हैं बुलिश इन स्टॉक पर, आप मेटल स्टॉक में अभी हिंडाल को, सुमित जी सारे मतलब कोई मेटल छोड़ना है कि सारे लेके जाएंगे और भी कुछ लेना? 3 मिनट बचे, जल्दी जल्दी ले लो आप। अनिल जी, जिंदल स्टील भी मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, तो एक एक करके सारे मेटल स्टॉक्स में बाइंग आ रही है। तो अभी 2 दिए, जिंदल स्टील अच्छा लग रहा है, कल इसमें देख के कल देंगे इसके अंदर। चलिए बढ़िया, कल सुबह आपसे तो मुलाकात होगी वापस। तो सुमित जी तो सुबह शाम हमारे साथ होते ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल अगर इसमें कुछ अच्छा रिएक्शन आया तो कल फिर से आपसे यहाँ पर मेटल स्टॉक्स पर हम करेंगे बातचीत। आइए, इस बीच बंद होने की तैयारी में मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं बाजार, खासतौर से निफ्टी पर 10,800 के ऊपर की क्लोजिंग बढ़िया कही जाएगी, उसके आसपास की क्लोजिंग बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव से ट्रेंड न्यूट्रल की तरफ आया है, लेकिन अभी भी ठीक है, अहम लेवल के ऊपर बंद हो रहा है। 22,000 के नीचे बंद होते तो दिक्कत ज़्यादा थी, लेकिन हाँ 22,200 के नीचे बंद होना भी अपने आप में थोड़ी सी चिंता की बात है। बैंकिंग शेयरों में कमजोरी का पहला संकेत जरूर आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आइए, जो स्टॉक्स आज आपको एक्शन में दिख रहे हैं, मैं पहले वो बता दूं आपको कौन कौन से शेयर हैं जो बढ़िया ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। टॉप गेनर है टेक महिंद्रा। आज टेक महिंद्रा लगभग सारे एक्सपर्ट्स ने हमारे यहाँ रिकमेंड किया और 5%, 5.5% की दमदार तेजी दिखाकर डे हाई पर बंद हो रहा है टेक महिंद्रा, बहुत ही शानदार। तो टेक महिंद्रा में आज आपको सबको कमाने का मौका मिलेगा। एचसीएल टेक, यहाँ पर वागले साहब ने भी कहा, बसंत साहब, अच्छा वागले साहब से जल्दी से ले लो। वागले साहब, एचसीएल टेक में बढ़िया पैसा बन रहा है, बुक करवा दिया जाए या कल के लिए कैरी, जल्दी से बता दीजिए। अनिल जी 610 तक जाना चाहिए, कैरी करें 597 के स्टॉप लॉस से। ओके, 597 स्टॉप लॉस ऊपर ले आए, लेकिन कैरी करें, कोई दिक्कत नहीं। रिलायंस 3% मजबूत, शानदार तेजी रिलायंस में हुई और आज निफ्टी को मजबूत रखने में रिलायंस का योगदान काफी ज्यादा है। मेटल्स का ज्यादा है और आईटी शेयरों का, मेटल, आईटी, रिलायंस, ये 3 ऐसे हैं जहां से, और इनफैक्ट यूं कह सकते हैं आप टेलीकॉम, भारतीय एयरटेल भी यहां पर 2% मजबूती के साथ आज बंद होता हुआ दिखा है। फिर से बुलिश है भारतीय पर कुणाल जी, राकेश जी कल के लिए भी, और साथ ही साथ बुलिश हैं आशु सर भी भारतीय एयरटेल पर, और बसिंत साहब भी। कमजोर क्या रहा है? पावर ग्रिड 2.5% नीचे, बजाज फाइनेंस 2% नीचे, एचडीएफसी बैंक 2% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक 2%। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक नहीं, मूड बिगड़ा है एक्चुअली, और एसबीआई, इन 3 शेयरों की वजह से बाजार आज बैंक निफ्टी पर नीचे बंद होता हुआ आपको नजर आया है। ये है आपके लिए। ओके, आइए अब वायदा कारोबार की तरफ। जो स्टॉक्स एक्शन में है वो मैं आपको जल्दी से बता दूं कौन से स्टॉक्स हैं मजबूत बंद होते हुए। रैमको सीमेंट, अभी वसीम साहब बीटीएसटी के तौर पर बोल के गए, 4% मजबूत ये बंद हो रहा है। बॉश, ओ क्या दौड़ लगा रहा है आज, फिर 4% ऊपर बॉश। भारत फोर्ज, ऑटो इंडस्ट्री शेयरों में शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है। हिंडाल को 3.5% मजबूत बंद होता हुआ दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह, भेल वायदा कारोबार के बैन से कल बाहर आ जाएगा, ये मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ग्लेनमार्क भी बाहर आने की तैयारी में, लेकिन एस्कॉर्ट्स बैन में जाने की पूरी तैयारी में आज सुस्त है इस वक्त, पूरी तैयारी में आज सुस्त है इस वक्त। डीएलएफ आज का टॉप लूजर, 3.5% कमजोर। ग्लेनमार्क बाहर आएगा लेकिन 3% कमजोर होकर। सेल नतीजों के बाद यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी, 3% कमजोरी के साथ आज बंद हुआ है। प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने आती हुई 22,118, यह बैंक निफ्टी का लेवल है। 280 अंकों का नुकसान, 47 अंक मजबूत हुआ है बंद निफ्टी 10,815। एडजस्ट होकर थोड़ा सा 10-15 पॉइंट नीचे आना चाहिए निफ्टी का जो क्लोजिंग लेवल है। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2 चीजें आपको बतानी जरूरी है। पहली चीज तो यह है कि इस हफ्ते हम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का पार्ट 2 आपके सामने रखने जा रहे हैं। पार्ट 2 किस तरह का होगा, किस तरह की परेशानियां, दिक्कतें लोगों को आ रही है, उसकी एक झलक हम आपके सामने अभी इस वक्त प्रीमियर करना चाहते हैं। तो पहले वो देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है इस शो में ऑपरेशन हफ्ता वसूली। And they said that you are a girl, I'll damage your life.
So they are like torturing us like in hell. Like we feel like dying. 24 जून को जो RBI से सर्कुलर आया था उनकी बात भी ये लोग नहीं मानते हैं और बहुत ज़्यादा हैरेस करते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स हैक कर लिए हैं। आपको किसी तरह की तकलीफ, परेशानी, मुश्किल आती है, हम आपके साथ खड़े हैं। जी बिजनेस, जी मीडिया हमेशा आपके साथ खड़ा है। पिछली बार जब हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया था तो आपसे वादा किया था कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ रहेंगे और आपके हक के लिए लड़ेंगे, और हमने आपकी बात रेगुलेटर्स तक पहुंचाई। रेगुलेटर्स ने उस पर काफ़ी कुछ एक्शन लिया भी और काफ़ी नियम को कड़े किए। आरबीआई की तरफ से बहुत बेहतरीन एक्शन हुआ, जबकि डायरेक्टली कई सारी ऐसी मोबाइल ऐप कंपनियां हैं, ये जो डिजिटल लोन देने वाली कंपनियां, वो आरबीआई के रेगुलेशन के दायरे में सीधे तौर पर नहीं आती। उसके बावजूद आरबीआई ने बहुत बेहतरीन एक्शन लेकर इन पर नकेल कसने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद अभी थोड़ा काम और बाकी है। जी हाँ, 24 जून के सर्कुलर के बावजूद अभी भी ये डिजिटल लोन देने वाली कंपनियां सुधरने का नाम नहीं ले रही, और स्पेशली जो इनकी लोन रिकवरी एजेंट्स हैं वो बेहद बदतमीजी से बात करते हैं और बहुत हरासमेंट कर रहे हैं। और आपने देखा किस तरह से लड़कियों को उनकी ज़िंदगी ख़राब करने की धमकी दी जा रही है। लोग सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, मजबूर होते हुए दिख रहे हैं। तो इस पर ऑपरेशन हफ्ता वसूली पार्ट 2 इसी हफ्ते आपके सामने पेश किया जाएगा। तो जी बिजनेस पर हम आपके लिए ये सारी और डिटेल्स रखेंगे और ये बताएंगे क्या कुछ करने की ज़रूरत है। आइए शाम 6 बजे का स्पेशल शो आपके सामने रख दे, और वो शो है कोरोना को लेकर। ये कोरोना का इलाज हो रहा है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत जो सामने आ रही है, काफ़ी लोग जो ठीक हुए हैं उनको एक साइड इफ़ेक्ट्स बड़े होते दिख रहे हैं। जैसे किसी को अगर किडनी की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, ब्रेन से रिलेटेड कहीं कहीं असर होता हुआ दिख रहा है। तो हो ये रहा है कि आप कोरोना से निपट कर उनसे लड़कर बाहर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी बीमारियां भी थोड़ा सा आपको घेर रही है। तो बड़ा सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है, पहली बात। और दूसरा ये कि ठीक होने के बाद अगर ये जो दूसरी बीमारियां हो रही है, इससे बचने का कहीं कोई उपाय है क्या, और यदि हाँ तो फिर क्या। इसी पर शाम 6 बजे बड़ा खास शो है हमारा, कोरोना के खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स। ये शो ज़रूर मिस करिएगा। और हमारे इन हाउस मेडिकल एडवाइज़र बंसल जी आप भी सुन रहे हैं कि ये कोरोना के मामले को लेकर जो लोग ठीक होकर आ रहे हैं उनको कोरोना से तो निजात मिल रही है, लेकिन कुछ न कुछ दूसरी बीमारियां भी पकड़ रही है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? बिल्कुल अनिल जी, सुनने में आ रहा है, और अक्सर ये अधिकतर वो लोग हैं जो 50 प्लस हैं। पर अनिल जी, ताजुब की बात यह है कि जो भी चीज़ इनबिल्ट हो रही होती है, जो भी यहाँ चर्चा में चल रहा होता है, आप लोग उसी पे शो करते हो। तो काफ़ी अच्छा अनिल जी टॉपिक है, तो मैं तो ज़रूर देखूंगा, क्योंकि इससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ। मतलब कि इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो मैं तो ज़रूर देखूंगा। और व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि 6 बजे वाले शो को मिस नहीं करना चाहिए, ज़रूर जुड़े जी बिजनेस के संग। तो ये आपकी उम्र कितनी है बंसल जी अभी? अनिल जी अभी कुछ साल हैं 50 अनिल जी हिट करने में। तो फिर आप 50 प्लस बोल के क्या मतलब मुझे, वागले साहब और आशु जी को मतलब कुछ ऐसा डराना चाहते हैं? मतलब इसको हम समझे क्या? 50 प्लस का मतलब क्या समझे? 50 प्लस वाले क्लब में तो मैं, आशु जी और वागले साहब ही है। कुणाल जी आप भी 50 प्लस में हो क्या? नहीं अनिल जी, देखिए मैं 50 प्लस में नहीं हूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं अनिल जी कि आप राकेश जी से उनका बैंक अकाउंट नंबर पूछ लें, वो बता देंगे। पैन कार्ड नंबर पूछ लें, बता देंगे। मोबाइल नंबर भी पूछ लें तो बता देंगे अनिल जी, लेकिन अपनी उम्र नहीं बताते हैं राकेश जी आसानी से। नहीं, उम्र बताएंगे तो विश्वास भी नहीं होगा। अगर राकेश जी अभी कहेंगे कि मैं 40 साल का हूँ, हम मानेंगे ही नहीं। हम कहेंगे नहीं, आप तो इससे ज़्यादा लगते नहीं है। तो राकेश जी के फिटनेस लेवल भी, लेकिन आशु जी ये 50 प्लस बोल के आपको, मुझे और वागले साहब को जो टारगेट कर रहे हैं राकेश जी, इस पर आपका क्या कहना है? अनिल जी बिल्कुल गलत बात है। आई थिंक मतलब अपने वो छुपाने के लिए कर रहे हैं। अनिल जी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने 18-20 साल पहले जब से ट्रैवल शुरू किया, बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता था, तो मैंने जो हमारी एडमिन में इंचार्ज होती थी तो उनको बोला कि कुछ भी हो मेरी एज 30 लिखवा दिया करो। तो हुआ क्या कि वो 8, 10, 12 साल तक ना 30 लिखवाती रही। तो एक बार मुझे ट्रेन में, मतलब शताब्दी में भी किसी ने पूछा कि कब तक ये 30 लिखता रहेगा। तो आई थिंक वो 30 से मैंने उसको जब बाद में बोला कि कुछ 40 तो कर दो यार, अब तो 15 साल हो गए।
तो आई थिंक अनिल जी ये वन हैज टू आई मीन लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट और इट डिपेंड्स होता है आई मीन एज इज इन माइंड एंड इन हार्ट, वो बाकी कोई नंबर है अनिल जी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एब्सोल्युटली बिल्कुल बंसल जी समझ गए ना, बिल्कुल हाँ, भले आप 50 बोलते रहो, हम आपसे मतलब कम यंग नहीं है, ये ध्यान रख लेना। मैं आशुष जी वागले साहब भले कम बोलते हो लेकिन दिल से पूरे जवान है एकदम। आप कभी बैठिए इनके साथ में, आपको पता चलेगा। किरण जी बहुत अच्छे से जानते हैं। किरण जी सही बोल रहा हूँ ना मैं? एकदम सही, परफेक्ट बोला आपने। बिल्कुल। तो चलिए इसी मुस्कुराहट वाले नोट पर आप सब लोगों से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आप तीनों का धन्यवाद। सुमित जी, सचिन जी और किरण जी और आशु सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त निकालने के लिए। कल सुबह फिर से होगी आपसे मुलाकात। और इस बीच जाने से पहले एक बार जल्दी से फाइनल क्लोजिंग तो बता दूं। 10,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है हमें निफ्टी पर, 10,802। बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग मिली है 22,089, 22089, नॉट बैड। और सेंसेक्स रह गया 99 के फेर में, 99 पॉइंट ऊपर 36,693 पर ये हुआ है बंद, सेंचुरी से 1 पॉइंट नॉट आउट नीचे। तो ये है आज की बेहतरीन क्लोजिंग। ओके, सबसे लेंगे विदा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीप को इजाजत दीजिए और कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।